हेलो बच्चों। क्या हाल है आप लोगों के? कैसे हो आप सब लोग? जल्दी से बताओ। क्या बेटा मेरी आवाज़ आप लोगों को बढ़िया तरीके से सुनाई दे रही है? क्या मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ? जल्दी से बताइए। चैट पे लिख के चैट पे लिख के बताइए। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते बेटा, नमस्ते, गॉड ब्लेस यू। लॉन्ग टाइम। एक लिख रहा है लॉन्ग टाइम। अरे यार, अभी तो मिले थे हम, ट्यूसडे को तो मिले थे, 2 ही दिन तो नहीं मिले बीच में। हाँ। राधे राधे। यस सर, बढ़िया आवाज आ रही है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। शाबाश। बस ऐसा ही होना चाहिए, हमारा तुम्हारा कनेक्शन बना रहना चाहिए बेटा। आवाज पहुंचती रहनी चाहिए, वीडियो दिखता रहना चाहिए, और तुम्हारी चैट चलती रहनी चाहिए, बस यही तो चाहिए। चलिए, तो जल्दी से बताइए कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। डिटर्मिनेंट्स हम लोगों ने कर लिया है मोटा मोटा तौर पे। आई होप आप लोगों ने अपना डीपीपी वगैरह कर लिए हैं, जो काम दिया था वो कर लिया है। जल्दी से बताइए चैट पे कि कैसा लग रहा है आपको अपनी तैयारी में। डिटर्मिनेंट्स तो हमारा हो गया, अब आज हम मैट्रिसेस शुरू करेंगे। फर्स्ट डे लाइव क्लास, अच्छा तुम रिकॉर्डिंग देखते होगे फिर। हाँ। फर्स्ट लाइव क्लास। अच्छा। बढ़िया लग रहा है सर। 11th वेस्टेड, कोई बात नहीं यार, 11th अब जो हो गया उसमें रोने से कोई फायदा नहीं है। हाँ। सर डीपीपी रह गया है, बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत मस्त। वेरी गुड वेरी गुड, तो बस यही है, इसी तरह से बेटा मजा आ रहा है, वेरी गुड। इसी तरह से लगे रहना है, करते रहिए मेहनत, धीरे धीरे करके आप लोग चैंपियन बन जाएंगे। जो 11th में गड़बड़ करी है वो सब चीजें ठीक हो जाएंगी, अभी चांस है, तुम्हारे पास मौका है। 12th में अगर आप लोग मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली होगा। हाँ। शाबाश। डीपीपी का बैकलॉग है तो बेटा डीपीपी का भी बैकलॉग निपटाओ यार, बस संडे तक का टाइम है। देखो मैंने तुम्हें बताया हुआ है, संडे टू संडे अपना संडे डेडलाइन है, ये समझ लो कि भाई संडे के बाद मुझे अपना वर्क ओवरफ्लो नहीं करना है। 90% चीजें मुझे निपटा देनी है, जो मैंने अपना टारगेट बना के रखा है उस हफ्ते का, वो मुझे संडे तक करना है। ठीक है भाई। हाँ। तो संडे तक का टाइम है, डीपीपी निपटानी है, ये सोच लो बस। संडे रात के 12 बजे तक मुझे सब कुछ निपटाना होगा, तभी बेटा आपकी तैयारी सही चलेगी, वरना बैकलॉग बनता रहेगा। एक एक वीक का टारगेट बना के चलो और उसको अचीव करने की कोशिश करो। हाँ। चलिए तो आगे बढ़ते हैं बेटा। आपका आशीर्वाद है, हाँ बेटा मेरा आशीर्वाद तो तुम्हारे साथ हमेशा है, हमेशा है मेरा आशीर्वाद। बस बढ़िया करो लाइफ में, अच्छा करो, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। हाँ। सर आप कैसे हो? मैं भी बढ़िया हूँ यार, मैं भी बढ़िया हूँ। मैं भी बढ़िया हूँ सर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मैं तो बेटा अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ, अगर आपको अच्छा लग रहा है मतलब आप मेहनत करते हैं। क्योंकि देखो मैथ्स में, स्पेशली मैथ्स में अगर आप एफर्ट नहीं करेंगे तो दुनिया में कोई भी टीचर आपको कुछ नहीं हेल्प कर सकता यार। क्योंकि मैथ्स इज अ सब्जेक्ट ऑफ प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अपने लिए बेटर होगा। चलिए तो मैट्रिसेस शुरू किया जाए। थोड़ा तो खैर शुरू कर ही दिया था हमने पिछले लेक्चर में, बेसिक बेसिक थोड़ा फंडा तुम्हें बता दिया था कि मैट्रिक्स क्या होता है। अब हम आज आगे करेंगे लेक्चर 1 में डिस्कशन। तो पहले एक बार क्विक रिकैप, जल्दी से रिकैप देखते हैं। मैट्रिक्स में हमने क्या किया था पिछले लेक्चर में? हमने देखा था कि भाई मैट्रिक्स तो बस एक अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। जैसे डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है, मैट्रिक्स की कोई वैल्यू नहीं है। और इसका ऑर्डर एक होता है, जैसे कितनी रो है इसमें? 2 रो है सर, और 3 कॉलम है, तो 2 क्रॉस 3 इसका ऑर्डर हो जाएगा। सो अगर m क्रॉस n ऑर्डर लिखा हुआ है, m क्रॉस n अगर ऑर्डर लिखा है बेटा, तो m क्या है? नंबर ऑफ रोज। पहला वाला होता है नंबर ऑफ रोज, और दूसरा वाला होता है नंबर ऑफ कॉलम्स। इतनी बातें हमने करी थी। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स पे कुछ पीएनसी बेस्ड क्वेश्चंस भी करे थे, हाँ ये सब किया था हमने। और फिर मैंने आपको बताया था अगर m और n बराबर हो जाए, अगर m और n बराबर हो जाए तो स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाता है, स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाता है। और डिटर्मिनेंट सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही एग्जिस्ट करता है। स्क्वायर मैट्रिक्स कैसा हो जाएगा? ऐसा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये इसमें अगर ऐसे ब्रैकेट्स लगा दिए तो ये मैट्रिक्स बन गया, और इसी का डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट करता है। स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट करता है बेटा। उसके बाद मैंने आपको कुछ टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस कराए थे, सामने लिखा हुआ है, सब करा दिए थे मैंने, इसलिए मैंने क्विकली एक ब्रश अप के लिए, रिवीजन के लिए, रो मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो होती है, और कॉलम मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम होता है, नल मैट्रिक्स मतलब सारे एलिमेंट जीरो, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल जो ऐसे की तरफ बनता है जिसमें n बड़ा होता है,
रोज कम, कॉलम्स ज्यादा होते हैं। और वर्टिकल मैट्रिक्स उल्टा, m ग्रेटर देन n होता है वर्टिकल मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में m और n बराबर होते हैं, अभी बता ही दिया। और उसके बाद बेटा दो डेफिनेशन बताई थी, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। तो अपर ट्राइंगुलर वो होता है जिसमें डायगोनल के, अगर डायगोनल मान लो ये है अल्फा बीटा गामा, ये डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, डायगोनल के नीचे वाले सारे जीरो, ये देखो डायगोनल के जितने भी नीचे एलिमेंट्स हैं वो सारे जीरो हो गए, तो उसको अपर ट्राइंगुलर बोलते हैं। ऊपर वाले क्या होंगे सर? ऊपर भी जीरो हो सकते हैं बट कुछ भी एबीसी लिख दिए, बट नीचे वाले तो पक्का जीरो होंगे ही होंगे। ऊपर वाले भी एबीसी भी जीरो हो सकते हैं, अल्फा बीटा गामा भी जीरो, इनमें से कोई हो सकता है, बट नीचे वाले तो पक्का होंगे। और लोअर ट्राइंगुलर में एग्जैक्ट उल्टा, कि जो डायगोनल है इसके ऊपर वाले तो पक्का जीरो होंगे और इधर कुछ भी हो सकता है। ठीक है भाई, 3/3 में ऐसा हो गया, 4/4 में और हो जाएगा, इस तरह से होता है। हाँ चलिए बेटा, अब तो हम आगे बढ़ेंगे। ये तो रिवीजन हो गया अपना, ये तो रिवीजन हो गया। 8 टाइप के मैट्रिसेस मैंने आपको बता दिए थे, 8 टाइप के मैट्रिसेस बता दिए थे, राइट। अब हम आगे बढ़ेंगे बेटा। आज का टारगेट क्या है? आज हम बचे हुए टाइप्स और करेंगे, बचे हुए टाइप्स करेंगे, फिर एलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। एलजेब्रा मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब चीजें हम देखेंगे मैट्रिसेस में कैसे होती हैं, और प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो बहुत मजा आने वाला है आज का लेक्चर, बहुत ज्यादा आसान होगा एक्चुअली आज का लेक्चर, उसमें कुछ भी खास नहीं है। तुम्हें ऐसा लगेगा छोटी क्लासेस में आ गए, एडिशन सब्ट्रैक्शन सीख रहे हैं, जब हम एलजेब्रा शुरू करेंगे। ठीक है, हाँ बहुत आसान, सबसे आसान लेक्चर पूरी 12th का आज होने वाला है तुम्हारी, ये समझ लो। ठीक है, बट हाँ थोड़ा सा टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में दिमाग लगेगा, उसके बाद आसान पार्ट शुरू होगा सेकंड और थर्ड पार्ट में। चलिए आगे। हाँ तो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में देखो 8 टाइप्स मैंने ये बता दिए थे, अब 9वें टाइप पर आते हैं जिसका नाम होता है डायगोनल मैट्रिक्स। ध्यान से पढ़ेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स लिखा आ जाता है ना क्वेश्चन में, ए इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। अब तुम्हें पता ही नहीं क्या होता है तो भाई कैसे क्वेश्चन शुरू करोगे, राइट। इसलिए डेफिनेशंस आनी बहुत जरूरी है। डायगोनल मैट्रिक्स होता है अ मैट्रिक्स इन विच ऑन नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर नेसेसरीली जीरो। क्या मतलब है सर इसका? मतलब यह है कि भाई एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल बना दिया, नॉन डायगोनल कौन से हो गए? इसके अलावा सारे पक्का जीरो हैं, इसके अलावा सारे जीरो हो गए, तो ये भी जीरो हो गए और ये भी जीरो हो गए। सो डायगोनल, नॉन डायगोनल एलिमेंट सारे जीरो हो गए, तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है भाई, डायगोनल एलिमेंट्स, कोई ये नहीं बोलेगा कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट्स बस जीरो होते हैं। ठीक है, डायगोनल के अलावा सब जीरो होते हैं, ये बोलना गलत है, क्योंकि डायगोनल के अलावा तो पक्का जीरो है, डायगोनल में भी जीरो आ सकते हैं। मैं तुम्हें यही समझाना चाह रहा हूं। तो कभी भी ये नहीं बोलना है कि डायगोनल के अलावा सब जीरो होने चाहिए, नहीं, डायगोनल भी जीरो हो सकता है। हम ये बोलेंगे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर नेसेसरीली जीरो, कि जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो पक्का जीरो, हम डायगोनल की बात ही नहीं करेंगे। ये बोलना कि डायगोनल के अलावा सब जीरो है, ये गलत है, क्योंकि आप इसमें ये बोल रहे हो कि डायगोनल में जीरो नहीं आ सकते। ऐसा नहीं है, डायगोनल में हो सकता है आ जाए, बट नॉन डायगोनल में तो पक्का ही आएंगे। ठीक है, डेफिनेशन समझ गए ना। तो एक तरह से ऐसा हो गया, या एक 2/2 बना दूं, ए बी 0 0, ए बी में अब कुछ भी हो सकता है, डायगोनल एलिमेंट्स में कुछ भी हो सकता है। यानी कि सर एक बहुत प्यारी बात लिखी तने ने, इसका मतलब सर ये तो अपर ट्राइंगुलर प्लस लोअर ट्राइंगुलर हो गया। हाँ बिल्कुल सही बात, तो बिल्कुल सही पकड़ा है तुमने कि भाई डायगोनल मैट्रिक्स इज नथिंग बट एक ऐसा मैट्रिक्स जो अपर ट्राइंगुलर भी है लोअर ट्राइंगुलर भी है, उसको बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है ना भाई, क्योंकि अपर ट्राइंगुलर में ये वाले जीरो होते हैं, लोअर ट्राइंगुलर में ये वाले जीरो, इसके ये भी जीरो है, ये भी जीरो है। मतलब डायगोनल मैट्रिक्स इज बेसिकली इट इज बोथ, इट इज अपर एंड लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, ऐसा। ठीक है भाई, अपर ट्राइंगुलर भी है लोअर ट्राइंगुलर भी, उसको हम बोल देंगे डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, तो अब देखो डायगोनल मैट्रिक्स को एक इस तरह से भी लिखते हैं, कई बार हम ऐसे लिख देते हैं, A इज इक्वल टू DIA 125, DIA 125, A इक्वल टू DIA 125, ऐसा लिखा हो तो समझ जाना वो क्या कहना चाह रहे हैं। A जो है DIA स्टैंड्स फॉर डायगोनल मैट्रिक्स है, और ये जो 3 एलिमेंट लिखे हैं ये उसके डायगोनल एलिमेंट्स है, क्योंकि बाकी सब तो जीरो है ही, बाकी सब तो जीरो है। तो आप इससे क्या लिख सकते हो कि जो A मैट्रिक्स होगा
उसके डायगोनल एलिमेंट्स 1 2 5 हैं और बाकी तो 0 चिपका ही दो यार। ऐसा, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में, इस चीज को शॉर्ट में हम ऐसे लिख देते हैं DIA 1 2 3 1 2 5, राइट। तो इस तरह से उसकी शॉर्ट फॉर्म हो गई। सर क्या ऑल डायगोनल एलिमेंट भी 0 हो सकता है? अभी रुक जाओ, धीरे धीरे पहुंचेंगे, वहां तक पहुंचेंगे। तो डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है? जिसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट्स तो पक्का 0 होंगे, ये इंग्लिश में लिखा है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर नेसेसरीली 0। नेसेसरीली मतलब पक्का, वो तो पक्का है ही है 0, बाकी की हम बात ही नहीं करेंगे, ठीक है। हाँ, अब आ जाते हैं, अभी सारी बातें तुम्हारे दिमाग में जो जो सवाल आ रहे हैं ना, वो सब आंसर कर दूंगा, बस 5 मिनट रुक जाओ। स्केलर मैट्रिक्स, अगली डेफिनेशन है स्केलर मैट्रिक्स। तो अच्छा, पहले स्केलर पे आने से पहले ये बताओ, क्या डायगोनल को जरूरी है कि स्क्वायर मैट्रिक्स ही हो? एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज स्क्वायर मैट्रिक्स, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज स्क्वायर मैट्रिक्स, क्या ये बात सही है? ट्रू है या फॉल्स है? अगर आपको ट्रू लगता है तो A टिक कर दो, फॉल्स लगता है तो B टिक कर दो। पोल स्टार्ट करा रहा हूं मैं, जल्दी से बताएंगे ट्रू या फॉल्स। C और D मत टिक करना यार, C और D मत टिक करना, राइट। एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि ये ट्रू और फॉल्स भी पूछ सकते हैं, देखो ऑब्जेक्टिव में बना के, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, तो इसलिए हमें ये सब आना चाहिए। हाँ, एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। जल्दी से बताइए सच या गलत, पोल पे बताओ। हाँ देखते हैं। एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। इडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या है सर? वो भी आएगा, अभी आगे आएगा, डोंट वरी, सारी चीजें होंगी, धीरे धीरे करके होंगी, बाद में आएगा वो, सेकंड थर्ड लेक्चर के बाद। डिटर्मिनेंट प्रैक्टिस शीट वो भी मिलेगी बेटा। चलिए, तो देखा जाए, एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ट्रू है बेटा ये, इसका आंसर है ए, इसका आंसर है ए। 82% लोग ने ए दिया है, शाबाश। 16% बेटा बी कह रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं आपको ये समझना है। देखो, डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन जो है वो डायगोनल के अराउंड, नाम में ही डायगोनल है यार, और डायगोनल किसका डिफाइंड होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिफाइंड होता है, क्योंकि डायगोनल डिफाइन करने के लिए स्क्वायर होना जरूरी है यार। जहां बड़ी डायगोनल वर्ड आ जाए कि भाई डायगोनल के अराउंड ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, तो तुम समझ जाओ कि भाई डायगोनल तो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जिस्ट करता है, डायगोनल और किसी का एग्जिस्ट ही नहीं करता भाई। इस टाइप का मैट्रिक्स बना दूंगा ऐसा, तो इसका डायगोनल ही नहीं एग्जिस्ट करता, डायगोनल तो सिर्फ इसका एग्जिस्ट करता है, स्क्वायर मैट्रिक्स का। इसलिए बेटा ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़िए। अ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। ध्यान से समझनी है एक डेफिनेशन। ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें सारे डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल हैं। एग्जांपल कि भाई ये जो एबीसी लिखे थे आपने, इन एबीसी की जगह सारे ए लिख दो बस। ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल तो है ही, मतलब बाकी सब तो 0 पक्का है, और जो डायगोनल में है वो तीनों सेम होने चाहिए। ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? स्केलर मैट्रिक्स। सर वो सेम क्या होंगे? कुछ भी हो जाए, 1 हो जाए, -100, 200, 0 भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी हो सकता है, बस सेम होने चाहिए। तो ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें सारे डायगोनल एलिमेंट सेम हो, उसको बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स, राइट। अगला आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब तुम समझ गए आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स। इसकी डेफिनेशन क्या है कि भाई अ स्केलर मैट्रिक्स, ऐसा स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर क्या था ये, ऐसा स्केलर मैट्रिक्स इन विच ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर 1। ऐसा स्केलर मैट्रिक्स जिसमें सारे डायगोनल एलिमेंट 1 हो, क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स ये है, स्केलर मैट्रिक्स में सारे डायगोनल सेम होते हैं। सो आइडेंटिटी क्या हो जाएगा? ये ए की जगह बस 1 1 1 चिपका दो, बाकी सब तो 0 रहेंगे ही, क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स है, स्केलर में मतलब डायगोनल है, डायगोनल मतलब सारे नॉन डायगोनल तो पक्का 0 होंगे, राइट। तो ये 3x3 का आइडेंटिटी हो गया। कोई कहेगा नहीं सर 2x2 का, तो भाई 2x2 का बना लो, 2x2 का ऐसा हो गया। ऐसी 4x4 का बना लोगे, 4 डायगोनल 1 1 1 कर देना, बाकी सारे 0 चिपका देना बेटा। हाँ, बस ये आइडेंटिटी आई से रिप्रेजेंट करते हैं हम, आइडेंटिटी को बेटा हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं।
ठीक है, तो अब ये बोलना, तो देखो डायगोनल मैट्रिक्स तो अभी हमने देखा था स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, क्या स्केलर मैट्रिक्स भी स्क्वायर है? बिल्कुल सर, ये भी स्क्वायर है, स्क्वायर ही है ये भी। क्यों? क्योंकि स्केलर है क्या, डायगोनल ही तो है, डायगोनल है, डायगोनल ही स्क्वायर था, तो ये भी स्क्वायर है, और आइडेंटिटी भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, आइडेंटिटी भी इस बेटा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ठीक है, अब इतनी बात समझ गए, डेफिनेशन इतनी समझ गए, 11 टाइप के मैट्रिसेस बताए हैं। अब मैं तुमसे कुछ ट्रू फॉल्स पूछ रहा हूं, जल्दी से तुम बताओगे, पहले मैं ट्रू फॉल्स पूछूंगा, उसके बाद डाउट देखूंगा, राइट? सो डोंट वरी, अभी तुम्हारे क्लियर हो जाएंगे। कुछ ट्रू फॉल्स पूछूंगा, तो अगर तुम्हें ट्रू लगे मैं थम्स अप और डाउन वाला दूंगा, ट्रू मतलब थम्स अप और ऐसे एरो डाउन मतलब फॉल्स लग रहा है तुम्हें। पहला, एवरी स्केलर मैट्रिक्स, every scalar matrix is a triangular matrix. Every scalar matrix is a triangular matrix. तुम्हें ट्रू या फॉल्स बताना है। ट्रू का मतलब तुम करोगे थम्स अप, थम्स अप मतलब ट्रू, थम्स डाउन मतलब फॉल्स तुम्हें लगता है। जल्दी बताओ पहला स्टेटमेंट, पहले का पोल स्टार्ट कर दिया है। एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज अ ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, इज दिस करेक्ट और फॉल्स? हाँ, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी पोल पे आंसर करना है। आ गया होगा पोल, देखो स्क्रीन पे सब लोग। एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज अ ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, ट्रू या फॉल्स? एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज अ ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, तो सर स्केलर मैट्रिक्स कौन सा था? ये वाला। स्केलर तो डायगोनल है और डायगोनल तो ट्राइंगुलर है ही, क्योंकि अपर भी है लोअर भी है, यानी कि एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ट्रू हो गया, ट्रू हो गया भाई, फर्स्ट का आंसर हो गया ट्रू। 78% लोगों ने ट्रू बोला, वेरी गुड वेरी गुड। सेकेंड पर आ जाते हैं, एवरी डायगोनल मैट्रिक्स, every diagonal matrix is a scalar matrix. Every diagonal matrix is a scalar matrix. True या false? फिर से पोल स्टार्ट कर रहा हूं, जल्दी से बताएंगे भाई, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? Every diagonal matrix is a scalar matrix. हर एक डायगोनल मैट्रिक्स एक स्केलर मैट्रिक्स होगा। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। जल्दी सेकंड का पोल बताएंगे भाई आंसर, ट्रू या फॉल्स? तो देखते हैं आंसर, क्या आंसर दिया है आप लोगों ने। 39% ट्रू कह रहे हैं। एवरी डायगोनल मैट्रिक्स, हर एक डायगोनल मैट्रिक्स एक स्केलर मैट्रिक्स होगा, हर एक डायगोनल मैट्रिक्स एक स्केलर मैट्रिक्स होगा। गलत है ना भाई बात, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स में तो क्या होता है बेटा, एबीसी अलग अलग भी हो सकते हैं, ये देखिए एबीसी अलग अलग भी तो हो सकते थे, बट स्केलर मैट्रिक्स में तो सारे सेम होंगे। उल्टा सही था कि एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, ये बोलना सही था। ठीक है, एवरी डायगोनल इज अ स्केलर, ये गलत है, क्योंकि आप डायगोनल में ये ले लीजिए, ये भी तो डायगोनल एलिमेंट है, ये डायगोनल मैट्रिक्स है बट स्केलर तो है ही नहीं, क्योंकि स्केलर का मतलब तो सारे सेम होने चाहिए, तो फंस गए तुम। एवरी डायगोनल इज अ स्केलर फॉल्स स्टेटमेंट है बेटा, उल्टा सही होता है, एवरी स्केलर इज अ डायगोनल बोलना सही होता, राइट? हाँ, तो तुमने थोड़ा सी गड़बड़ कर दी। एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ स्केलर मैट्रिक्स, चलो ये लिख लो, एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, ऐसे लिख लो। जल्दी बताएंगे, अब थर्ड वाले का पोल स्टार्ट कर रहा हूं, दैट एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो सेकंड हो गया फॉल्स, सेकंड हो गया फॉल्स। थर्ड की बात करेंगे, एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, ट्रू या फॉल्स? जल्दी से पोल पे आंसर देंगे, पोल पर आंसर देंगे बेटा। सर गलती से थम्स अप हो गया तो बेटा थम्स अप ज्यादा मत पिया करो ना लाइफ में, इतनी कोल्ड ड्रिंक पियोगे तो ऐसा ही होगा कि हर चीज में थम्स अप दबा दोगे।
केयरफुली देखो बेटा कौन सा आंसर टिक करना है, क्योंकि एक ही मौका मिलेगा आपको, एक ही मौका मिलेगा। ध्यान से अंगूठा लगाना है ना भाई। 18 साल के हो जाओगे तब भी ध्यान से अंगूठा लगाना, कहां लगा रहे हो? वोटिंग, जब वोटिंग करोगे। हाँ हाँ जल्दी बताओ, थर्ड का बताइए। हंस रहे हैं कुछ लोग। चलो भाई देखा जाए क्या है। एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ डायगोनल। आइडेंटिटी क्या है? आइडेंटिटी तो सर ये वाला है, आइडेंटिटी तो ये वाला है जिसमें डायगोनल के अलावा तो सब पक्का जीरो है, बाकी सब वन है। तो इसका मतलब ये तो सर डायगोनल है ही, क्योंकि डायगोनल में बाकी सब तो जीरो है ही। तो 100% ये बात सही है, एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ डायगोनल। ठीक है, तो ये बेसिकली ऐसे समझ लो यार, ये है बेटा आइडेंटिटी, ये है उसके पापा जी, एवरी ये इसमें से निकले हैं और ये इसमें से निकले दादाजी हो गए, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स, एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ स्केलर मैट्रिक्स, एवरी स्केलर इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, राइट। ये सबसे ऊपर है उसके, समझ गए तुम आई थिंक, राइट। तो अगला वाला हो गया ट्रू। अब अगले वाले की बात करेंगे, एवरी नल मैट्रिक्स, एवरी नल मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। चलो अब बताओ, अब आएगा मजा, अब आएगा भाई मजा, अब आएगा मजा इसमें। 75% लोगों ने सही बताया था पिछला वाला। अब इस वाले का पोल स्टार्ट कर रहा हूं मैं, सब लोग करेंगे बेटा फोर्थ वाले का आंसर। एवरी नल मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, ट्रू या फॉल्स? जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे भाई, इसके बारे में बातचीत करी जाए। ध्यान से, ध्यान से पढ़ना भाई, देखो ध्यान से, हाँ ध्यान से। एवरी नल मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, एवरी नल मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। फंसने वाले हैं काफी सारे लोग यहां पे, अभी देखना कैसे फंसने वाले हैं। देखो तुमने ट्रू किया होगा, तुमने ट्रू किया होगा पक्का, देखते हैं। देखो 55% लोगों ने ट्रू कह दिया, 55% लोगों ने ट्रू कह दिया। बेटा गलत है, ये फॉल्स है। क्यों सर? नल मैट्रिक्स में तो सारे जीरो बन जाते हैं, हम यहां सारे जीरो बना देंगे तो सर डायगोनल मैट्रिक्स ही तो बन जाएगा मेरे भाई। स्क्वायर नाम की भी एक चीज होती है, डायगोनल मैट्रिक्स को स्क्वायर होना जरूरी है, बट नल मैट्रिक्स को नहीं है। समझे ना कहां खेल गया मैंने बेटा तुम्हारे साथ खेल कर दिया। एवरी नल मैट्रिक्स इज डायगोनल बोलना गलत है, क्योंकि नल मैट्रिक्स अगर मैंने तुम्हें ऐसा दे दिया, अब बोलो भाई अब क्या करोगे? लो ऐसा दे दिया नल मैट्रिक्स, ये दे दिया नल मैट्रिक्स, ये भी तो नल मैट्रिक्स है, क्या ये डायगोनल है? नहीं है, क्योंकि सर ये तो स्क्वायर ही नहीं है, ये तो स्क्वायर ही नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये वाला हो गया फॉल्स। सर धोखा हो गया हमारे साथ। हाँ बेटा ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है लाइफ में, है ना, ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। सो नल मैट्रिक्स क्योंकि स्क्वायर होना जरूरी नहीं है, बट बाकी डायगोनल तो बेचारा हमेशा स्क्वायर है, तो मैंने एक नॉन स्क्वायर वाला उठा के बोल दिया, लो भाई ये एग्जांपल तुम्हारा फॉल्स कर देता है। ठीक है, तो अगर इसको करेक्ट करूं तो क्या स्टेटमेंट हो जाएगा? एवरी स्क्वायर नल मैट्रिक्स, एवरी स्क्वायर नल मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। अगर ये बोल दूं, अगर ये बोल दूं भाई, तो अब ये ट्रू हो गया, अब ये ट्रू हो गया, क्योंकि अब मैंने स्क्वायर नल मैट्रिक्स की बात करी। समझ गए ना? हाँ समझ गए सर, समझ गए सर, हम समझ गए, अब आपकी बात हम समझ गए। ठीक है, आई होप बेटा तुम ये बातें समझ गए हो जो मैंने तुम्हें बताई हैं अभी। चलो बहुत बढ़िया। चलो अब इसी बात पर, इसी बात पर जरा इसके भी ट्रू फॉल्स कर लेते हैं। जब इतनी ट्रू फॉल्स की बात करी है, एक और ट्रू फॉल्स ले लेते हैं। क्या है? फर्स्ट वाला देखिए, चेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एज ट्रू और फॉल्स। पहला ए का पोल स्टार्ट कर रहा हूं, जल्दी से बताओगे, ए वाले का आप बताएंगे। इसका पोल स्टार्ट कर रहा हूं। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या ट्रू है, यानी इसका मतलब क्या है? फेज नल मैट्रिक्स, देन ये मॉड ए नहीं है भाई, डिटर्मिनेंट ए है। समझे? ये क्या है? जब मैट्रिसेस में अब मैं यहां ऐसे मॉड का साइन लगा दूं, ये सो दिस स्टैंड्स फॉर डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, मॉड नहीं है, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए है। चलिए फिर से आपके पास
एक मौका और 30 सेकंड, देखते हैं कौन जवाब देता है सही। हम्म जल्दी से बताइए, क्या पहला वाला ए ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है या फॉल्स है? इफ ए इज अ नल मैट्रिक्स देन उसका डिटर्मिनेंट हमेशा जीरो आएगा। उसका डिटर्मिनेंट हमेशा जीरो आएगा। ट्रू लग रहा है सर, देखने में तो हमें लग रहा है, बट कई बार जो देखने में लगता है वो होता नहीं है बेटा। तो ट्रू बोला है 80% जनता ने हमारी। फिर से बेटा गलत हो गया आपका, आप समझे ही नहीं। अभी तो बताया था कि बेटा ए नल मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट ए जीरो होगा। ये बोलना गलत है क्योंकि मैं ए लेके बैठ जाऊंगा, फिर से ए क्या लेके बैठ जाऊंगा, ये ले लूंगा भाई। अब बोलो, अब क्या हुआ? इसका तो डिटर्मिनेंट डिफाइन ही नहीं है, अब क्या बोलोगे? अब क्या बोलोगे? गलत हो गया ना। इफ ए इज अ नल मैट्रिक्स देन डिटर्मिनेंट इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। रॉन्ग, डिटर्मिनेंट इज नॉट डिफाइंड इन दिस केस। डिटर्मिनेंट डिफाइंड ही नहीं है क्योंकि मैं फिर से नॉन स्क्वायर लेके बैठ जाऊंगा। मैं फिर से नॉन स्क्वायर लेके बैठ जाऊंगा, तो बेटा ये भी फॉल्स है। फॉल्स है ये, ट्रू नहीं है। 80% जनता कह रहे हैं। चीटिंग कर रहे हो सर, आप धोखा कर रहे हो। तो यही तो होता है बेटा, ऐसा ही तो होता है। क्लास में गलती करोगे तो एग्जाम में ध्यान रखोगे इस चीज को कि भैया जब भी नल मैट्रिक्स आ जाए वो धोखेबाज है, क्योंकि वो हमेशा स्क्वायर जरूरी नहीं है। बाकी आइडेंटिटी है, डायगोनल है, ये सब स्क्वायर होते हैं। नल मैट्रिक्स जैसा मर्जी हो सकता है, तो इस बात का ध्यान रखना है। अगली बात, इफ डिटर्मिनेंट इज जीरो देन ए इज ऑलवेज अ नल मैट्रिक्स। अगला बताइए, सेकेंड वाला ट्रू है या फॉल्स है? कि अगर किसी का डिटर्मिनेंट जीरो आ जाए तो क्या वो पक्का नल मैट्रिक्स हम बोल सकते हैं? बोल सकते हैं सर। अब तो जिंदगी में सभी कुछ हमें फॉल्स लग रहा है, दिखने में ट्रू होता है, सब हो जाता है फॉल्स। हम क्या करें सर? जो हमें लग रहा है सर हम उसका उल्टा ही कर देंगे। तुक्के नहीं मारने बेटा, जो लग रहा है वही करो। लॉजिक लग रहा है तो फॉल्स करना, लॉजिक लग रहा है तो ट्रू करना। हाँ जल्दी से करो, जल्दी से सेकंड वाले का आंसर निकालो। इफ डिटर्मिनेंट इज जीरो देन ए इज ऑलवेज अ नल मैट्रिक्स। बताओ, बताओ, ट्रू और फॉल्स। सर किसी का डिटर्मिनेंट अगर जीरो आ जाए तो क्या वो हमेशा नल मैट्रिक्स ही होगा? यही तो पूछना चाह रहे हो ना आप? हाँ जी, बिल्कुल यही पूछना चाह रहा हूं। और मुझे लगता है तुम्हें फिर से मैंने फंसा दिया है इस बार भी। 49% जनता को फंसा दिया गया है। उन्होंने बोला है यस। जो फंस गए हैं बेटा, अगेन ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है। सर ये क्या हो रहा है? सर हमें तो ऐसा लगता है हमें कुछ आता ही नहीं बेटा, इसीलिए तो सिखा रहे हैं। जल्दबाजी नहीं करनी। तुम एग्जाम्पल ले लो भाई। तुम्हें मैंने बताई थी एक बात, किसी का डिटर्मिनेंट जीरो आ रहा है तो वो नल मैट्रिक्स ही होगा। ये क्या बात हुई यार? ये देखो 2 3 6 1, ये एक मैट्रिक्स ले लिया है तो नल मैट्रिक्स नहीं है। बट अगर इसका डिटर्मिनेंट खोलूं, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, 3 2 6 माइनस 6, डिटर्मिनेंट तो जीरो ही आ रहा है। तो डिटर्मिनेंट जीरो आने का ये कोई मतलब नहीं है कि वो मैट्रिक्स नल ही होगा। यार तुम अभी पूरा डिटर्मिनेंट्स पढ़ के आए हो, तुमने देखा है कि भैया अगर मैं 3 रो में एक जीरो चिपका दूं, है ना, तो भी तो वैल्यू जीरो आई जाती है ना, क्योंकि तीनों जीरो बन गए। तो क्या ये नल मैट्रिक्स दिख रहा है तुम्हें? नहीं, नॉन नल मैट्रिक्स है। राइट, नॉन नल मैट्रिक्स है ये, कोई नॉन नल मैट्रिक्स थोड़ी ना है। बट डिटर्मिनेंट इसका भी जीरो आ रहा है, तो डिटर्मिनेंट जीरो आ रहा है, इसका कोई लेना देना नहीं है कि वो नल मैट्रिक्स होगा या नहीं होगा। इसका मतलब ये भी फॉल्स है। डिटर्मिनेंट है जीरो, ए को नल मैट्रिक्स कहना बेवकूफी है भाई, क्योंकि हम पूरा मैट्रिक्स पढ़ा, डिटर्मिनेंट पढ़ा है हमने, तो बहुत बार वहां देख लिया कि डिटर्मिनेंट वैल्यू तो जीरो बन जाती है। शाबाश। अब सी वाले पार्ट का शुरू कर रहा हूं पोल, लेट्स सी। अब देखते हैं। सर अब तो पक्का ट्रू होगा सर। देखो भाई ऐसे मत करो, पढ़ लो सवाल। हाँ 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 जल्दी पढ़ो। हाँ, दो आइडेंटिकल रो हो जाती तब भी जीरो आ जाता, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। दो आइडेंटिकल बना देता तब भी जीरो बन जाता डिटर्मिनेंट वैल्यू तो, राइट। बट नॉन नल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट भी जीरो आ सकता है, इसलिए भी फॉल्स हो गया।
फीलिंग सो डिमोटिवेटेड, सारे गलत ही हो रहे हैं। नहीं बेटा, ये तो फंसाने के लिए दिए गए हैं तुम्हें। ये समझो कि ये तुम्हारे को मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूं उल्टे तरीके से, पहले तुमसे निकलवा रहा हूं तुम्हारे अंदर क्या है, और जब वो सब बाहर आ जाएगा तब मैं तुम्हें सही चीज बता रहा हूं, राइट। तो इसमें डिमोटिवेट मत फील हो, क्योंकि बेटा मैं तुम्हें करवा रहा हूं, समझा रहा हूं, सिखा रहा हूं ये, बट पहले गलती करोगे तो ज्यादा अच्छी तरह सीखोगे इस चीज में। चलिए, तो थर्ड का पार्ट का देखा जाए। अब इसका तो सही किया होगा यार तुमने, 80% लोग अब सही कह रहे हैं भाई, इसका सही है, बिल्कुल सही जवाब। अब तुम सीख गए। देखो, थर्ड अगर तुमने सही बता दिया इसका मतलब सीख गए। पहले दो गलत करे कोई बात नहीं, तीसरा अगर गलत किया तब है प्रॉब्लम। हाँ, तीसरा सही करना चाहिए था। इफ ए इज अ स्क्वायर नल मैट्रिक्स, स्क्वायर नल, अब देखो स्क्वायर लगा दिया ना, हाँ अब स्क्वायर नल लगा दिया, मतलब ऐसा 0 0 0 0 2/2, तो पक्का डिटर्मिनेंट तो अब 0 आएगा ही सर, सारे एलिमेंट 0 हैं, तो पक्का डिटर्मिनेंट तो 0 आना ही है, आना ही है। शाबाश। देख लेते हैं हमारे विजेता कौन रहे। हमारे विजेता हरपाल पटेल, वेरी गुड बेटा। रवि किशन, शिवम, काफी सारे लोग हैं हमारे साथ जो बढ़िया जल्दी जल्दी आंसर निकाल रहे हैं, वेरी गुड। चलो, तो आई होप ये वाला फंडा तुम्हें क्लियर हो गया है। अब तुम्हें एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। ये बात तो हमने कर ली है ना भाई, ये बात तो हमने कर ली। सर प्लीज टेल मी हाउ मेनी चैप्टर यू हैव डन। मेरे भाई तुम्हें ऑल चैप्टर्स पे दिख जाएगा। वैसे तो हमने रिवाइजिंग बेसिक्स एक चैप्टर कर लिया, डिटर्मिनेंट्स कर लिया, रिवाइजिंग बेसिक्स 11 का था, 12th का बस हमने डिटर्मिनेंट किया है, अब मैट्रिसेस शुरू किया है। हाँ चलो भाई, इधर देखो, इधर देखो। अब मैं आपको एक बहुत प्यारी सी चीज बता रहा हूं, एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं आपको जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है? मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज इन अ ट्राइंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n इज, वो आगे भरना है हमें, क्या आएगा वो हमें भरना है। ध्यान से सुनना, क्या है? मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज, इस पे क्वेश्चन करेंगे अभी, एक ब्रेन टीजर बड़ा बढ़िया, ध्यान से सुनो, डीपीपी पे भी सवाल डालें इस पे। मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज इन अ ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, एक ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में कम से कम मिनिमम कितने जीरोज आ सकते हैं जिसका ऑर्डर n है। ऑर्डर n मतलब n क्रॉस n का मैट्रिक्स है, n रोज है, n कॉलम्स है। तो एक काम करते हैं हम, जैसे 2/2 ले लेते हैं, है ना, 2/2 ले लेते हैं। 2/2 ट्राइंगुलर है। ट्राइंगुलर का मतलब समझते हो ना, कौन सा सर? लोअर ट्राइंगुलर या अपर, कोई भी एक ले ले भाई, अपर ट्राइंगुलर ले लो, ठीक है। तो अपर ट्राइंगुलर कैसा होता है? डायगोनल के नीचे 0। तो ये आपका एक 2/2 ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है। इसमें कम से कम कितने जीरो दिख रहे हैं? एक तो दिख ही रहा है सर, है ना। ऐसे ही 3/3 ले ले भाई, ABC, और ये 0 0 0, डायगोनल के नीचे वाले सारे जीरो ले रहा हूं मैं, लोअर अपर ट्राइंगुलर बना रहा हूं, राइट। और इसमें कुछ भी आ सकता है PQR। तो इसमें कितने जीरो, कम से कम कितने जीरो दिख रहे हैं? कम से कम 3 जीरो दिख रहे हैं सर इसमें। ज्यादा से ज्यादा तो सारे हो सकते हैं भाई, सारे भी हो जाएं, बट कम से कम तो 3 दिखेंगे ही दिखेंगे लोअर ट्राइंगुलर के अंदर। अगर ऑर्डर 3/3 होता, अगर ऑर्डर 3/3 होता, तो मैं कह रहा हूं अगर ऑर्डर n/n होता तो कितने जीरोस दिखेंगे। अब ध्यान से सुनना, बहुत ही प्यारा लॉजिक है। इसका आंसर है n इंटू n माइनस 1/2, n इंटू n माइनस 1/2। सर ये कहां से आ गया? सर ये कहां से आ गया? अब ध्यान से सुनो कैसे। देखो, मुझे एक बात तो पक्का पता है, एक n/n मैट्रिक्स में टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे? सर ऐसे टोटल सर n² होंगे, क्योंकि हमें पता है 2/2 में 4 होते हैं, 3/3 में 9, तो n/n में n² एलिमेंट, ये दिस इंटू दिस हो जाता है, n² टोटल एलिमेंट्स होंगे। तो टोटल एलिमेंट्स n² होंगे इन n/n। अच्छा, डायगोनल एलिमेंट्स कितने होंगे? डायगोनल एलिमेंट्स कितने होंगे? डायगोनल एलिमेंट्स होंगे सर, सोच के देखो ना भाई, डायगोनल एलिमेंट्स 2/2 में 2 होते हैं, 3/3 में 3 होते हैं, 4/4 में ऐसे 4 हो जाएंगे, तो n/n में n डायगोनल एलिमेंट्स हो जाएंगे। समझ गए? n डायगोनल एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो अब नॉन डायगोनल कितने हो जाएंगे? नॉन डायगोनल कितने हो जाएंगे? नॉन डायगोनल सर, टोटल में से, टोटल जो n² थे उसमें से माइनस कर देता हूं n, तो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स का जो काउंट है वो n² माइनस n होगा। समझ गए? और अब ध्यान से सुनना, और अब बेटा ट्राइंगुलर में क्या होगा, ये डायगोनल के ऊपर और नीचे ये वाले सारे जीरो होंगे, नीचे वाले तो सारे जीरो होंगे। अगर मैं अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स की बात कर रहा हूं तो ये वाले तो सारे जीरो होंगे। तो अगर टोटल n² थे, डायगोनल में n है,
इन डायगनल माइनस कर दिए तो नॉन डायगनल इतने बचे, तो डायगनल के नीचे कितने, आधे हो जाएंगे ना भाई, आधे हो जाएंगे। सो मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज, तो मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज क्या हो जाएंगे, एन स्क्वायर माइनस एन बाय 2, क्योंकि एन स्क्वायर माइनस एन तो नॉन डायगनल एलिमेंट्स हैं, आधे ऊपर आधे नीचे होंगे, बस तो आधा कर दिया मैंने उसका। एन स्क्वायर माइनस एन बाय 2 में से अगर अब एन कॉमन ले लूं तो यही चीज मेरी बन जाती है बेटा, यही चीज मेरी बन जाती है। समझ गए कि नहीं समझे, कि टोटल, मैं दोबारा समझा देता हूं एक बार, कि एक क्वेश्चन ये है कि एक ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में जिसका ऑर्डर n है, मतलब n बाय n मैट्रिक्स है, उसमें कितने जीरोज आएंगे कम से कम, तो उसका आंसर है n इंटू एन माइनस वन बाय टू। अब कैसे प्रूव किया मैंने कहा एक n बाय n में टोटल तो n स्क्वायर एलिमेंट्स होंगे, डायगनल में n होंगे, तो टोटल में से अगर डायगनल के उड़ा दूं तो नॉन डायगनल बच जाएंगे, है ना जी। नॉन डायगनल कितने हो गए, n स्क्वायर माइनस n, तो आधे ऊपर होंगे आधे नीचे, जितने आधे कर दिए इसका n स्क्वायर माइनस n का आधा कर दिया, तो मुझे एक साइड के सारे जीरोज मिल गए बेटा, मुझे सारे के सारे जीरोज मिल गए, राइट। सो किसी भी ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में कम से कम इतने जीरोज तो होंगे। पर ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं, सारे कर लो भाई जीरो, एन स्क्वायर हो सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, तो क्योंकि एन स्क्वायर ही एलिमेंट्स हैं, राइट। तो ज्यादा से ज्यादा कोई तुमसे नहीं पूछेगा, कम से कम तो एन स्क्वायर माइनस एन बाय 2 होंगे या एन एन माइनस वन बाय 2 होंगे बेटा। समझ गए कि नहीं समझे, हाँ। मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस, बिल्कुल ठीक बात है एक ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में। अब अगली सवाल, अगर अब तुम पहला समझ गए तो अब दूसरा तुम बता सकते हो, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस इन अ डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। अब किसकी बात कर रहा हूं, डायगोनल मैट्रिक्स की बात कर रहा हूं, राइट। एक डायगोनल मैट्रिक्स में कितने कम से कम जीरोस तो पक्का दिखेंगे सर, ऑप्शन दे रहा हूं, जल्दी से बताना, जल्दी से बताना तुम पोल में। पोल में आंसर बताओगे, सब लोग जल्दी से आंसर बताएंगे कि एक डायगोनल मैट्रिक्स में कम से कम कितने जीरोस होंगे। ये रहे चार ऑप्शंस, ये रहे चार ऑप्शंस, ये ABCD ऑप्शंस हैं, इसमें से आप देख के बताएंगे कि डायगोनल मैट्रिक्स में कम से कम कितने जीरोस मिलेंगे। बताइए जल्दी से। तो भाई देखो, बहुत ही आसान है ये क्वेश्चन, क्योंकि डायगोनल में तो ये सर दोनों जीरो होते हैं, डायगोनल के अलावा तो पक्का सारे तो जीरो हैं ही, मिनिमम पूछा है, क्योंकि मैक्सिमम तो सारे भी हो सकते हैं बट इतने तो जीरो होंगे ऊपर और नीचे, मतलब नॉन डायगोनल सारे जीरो होंगे। मतलब नॉन डायगोनल कितने थे, एन स्क्वायर में से एन, क्योंकि टोटल एन स्क्वायर, उसमें से डायगोनल उड़ा दिए, बचेंगे एन स्क्वायर माइनस एन, यानी वो सारे तो जीरो होने ही चाहिए। तो आंसर हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस एन, यानी कि डी ऑप्शन, डी ऑप्शन हो गया भाई। 54% लोगों ने सही बता दिया है, डी ऑप्शन। आई होप अब क्लियर हो गया है कि कैसे डी आया, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है कि डायगोनल तो है, उसके नॉन डायगोनल एलिमेंट सारे जीरो, यानी ये और ये टोटल एन स्क्वायर थे, एन स्क्वायर में से एन घटा दिए तो वो सारे जीरो होने चाहिए, बस खत्म बात। हाँ, आई होप समझ आ गया है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसी पे अब एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन कराता हूं, देखो तुम्हें इसी पर एक बहुत प्यारा क्वेश्चन करवा रहा हूं, रे इंटीजर है, जबरदस्त क्वेश्चन है, ध्यान से करेंगे एक एक पार्ट। इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, ठीक है, एन उसका ऑर्डर है, एल इज मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज। सर एंट्रीज क्या होती है, एलिमेंट्स यार, एलिमेंट, ये मान लो कितने एलिमेंट है, मैक्सिमम डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन ए ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। क्या है सर, लैंग्वेज नहीं समझ आई, ध्यान से लैंग्वेज पढ़ेंगे, बहुत प्यारी लैंग्वेज है। एल इज मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, एंट्रीज की जगह एलिमेंट्स पढ़ लो, इफ ए इज अ ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। चलो एल को बाद में करते हैं, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, एम पे आ जाते हैं। एम इज मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज इफ ए इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। पी इज मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज इफ ए इज अ ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। पी तो हमें आता है सर, पी तो अभी हमने सीखा है, पी से शुरू करते हैं। चलो पी की वैल्यू क्या सीखी अभी हमने,
मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज इफ ए इज अ ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, अभी कराया था ना, एक ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में कम से कम कितने जीरोज होते हैं सर? इतने होते हैं, एन स्क्वायर माइनस एन बाई टू। पी की वैल्यू तो हो गई एन स्क्वायर माइनस एन बाय टू। ये तो सर हमें पता है, ये तो अभी आपने हमें समझाया है। अब हम आ जाते हैं बेटा एम में। ध्यान से पढ़ना, अब ध्यान से पढ़ेंगे सब लोग। एक डायगोनल मैट्रिक्स में मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, एक n बाय n डायगोनल मैट्रिक्स है। चलो 3 बाय 3 के लिए सोचो, 3 बाय 3 अगर एक डायगोनल मैट्रिक्स बना रहा हूं, उसमें मैक्सिमम अलग अलग कितने एलिमेंट्स दिख सकते हैं? पोल, समझ गए क्वेश्चन क्या है? 3 बाय 3 मैट्रिक्स बनाया है, डायगोनल, डायगोनल बनाया है 3 बाय 3 डायगोनल, ठीक है। उसमें आपको ध्यान से सुनना, ज्यादा से ज्यादा कितने अलग एलिमेंट्स दिख सकते हैं? ए है 3, बी है 5, सी है 4, डी है नन। कि ज्यादा से ज्यादा सर मुझे एक डायगोनल मैट्रिक्स में कितने 3 बाय 3 के अंदर दिख सकते हैं अलग अलग एलिमेंट्स? पोल से स्टार्ट करेंगे, समझ आएगा कि कितने लोग कॉन्सेप्ट पकड़ पा रहे हैं। क्वेश्चन क्या है? एक 3 बाय 3 डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स, राइट? आज पढ़िए डेफिनेशन। उसमें ज्यादा से ज्यादा कितने अलग अलग एलिमेंट्स दिख सकते हैं? मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज। मैं एक 3 बाय 3 का एग्जांपल ले रहा हूं, वही n बाय n में चिपका दूंगा। हाँ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ भाई, पोल पे आंसर। हम्म, जल्दी बताइए कि ज्यादा से ज्यादा अलग कितने कितने एलिमेंट्स दिख सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा डिफरेंट एलिमेंट्स। ABCD ले लो, क्या कुछ भी ले लो, 0 1 2 3 कुछ भी ले लो, क्या फर्क पड़ता है? हम्म, देखते हैं, देखते हैं भाई क्या कह रहे हो तुम। मुझे पता है वैसे तो तुम क्या कहोगे। तुम्हारा आंसर हो गया है गलत, काफी लोगों का जिन्होंने ए बोला है उनका गलत हो गया है बेटा, सी है इसका आंसर सही। अभी लॉजिक बता रहा हूं, पहले देख लेते हैं। देखो सिर्फ 14% लोगों ने सी बोला है, इसमें सब गलती करते हैं। मैंने भी पहली बार में गलती करी थी, मैंने भी पहली बार में ए ही सोचा था, जो 61% लोग कह रहे हैं। सर ये क्या हो रहा है सर, आज तो सब उलट पुलट हो गया पोल्स में, आपने तो सर हमें नचा दिया। हाँ, तो ऐसा ही होता है बेटा। तो आंसर है सी, 4। कैसे सर? चलो एक डायगोनल मैट्रिक्स बनाता हूं, ठीक है? ठीक है सर, डायगोनल मैट्रिक्स 1 2 3 बना लिया। अब तुम जरा ये बताओ, ये डायगोनल हो गया ना, क्योंकि डायगोनल के अलावा तो सारे जीरो हो गए। नॉन डायगोनल पक्का सारे जीरो, बाकी डायगोनल में मैंने 1 2 3 चिपका दिया। अब तुम्हें कितने एलिमेंट्स दिख रहे हैं अलग अलग, ज्यादा से ज्यादा कितने अलग एलिमेंट्स दिख रहे हैं? सर डायगोनल में तो 1 1 1 2 3 आ ही गए, और एक बार तो जीरो को भी लोगे, एक बार तो जीरो को भी लोगे भाई, क्योंकि जीरो, ठीक है सारे जीरो हैं, बट एक बार तो बेचारे को लोगे ना, एक बार तो लोगे, तो आंसर 4 हो जाएगा। अब मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो, सर मैंने तो डायगोनल में भी जीरो बना दिया। अब भाई मैक्सिमम वर्ड यूज्ड है, क्या वर्ड यूज्ड है? मैक्सिमम कितने अलग अलग आ सकते हैं? 4 ही आ सकते हैं सर मैक्सिमम। कितने? डायगोनल को तीनों को अलग अलग ले लूंगा, और एक तो सर जीरो भी ले लूंगा, तो 4 ज्यादा से ज्यादा मुझे एन में पूछता हूं, ठीक है भाई? 3 बाय 3 में तो तुम गलती करके समझ गए। अब n बाय n में बताओ मैक्सिमम, अब ये वाला पार्ट, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज इफ ए इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। ऑप्शन दे रहा हूं भाई, ऑप्शन दे रहा हूं इसके। चलो ए है n, बी है n स्क्वायर, सी है n+1, डी है डी क्या ले लेते हैं, 2n-2। ये है 4 ऑप्शंस अपने इसके। मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज इफ ए इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, ये आपके पास है बेटा 4 ऑप्शंस, ABCD ऑप्शन ये लिखे हुए हैं। बताओ, जल्दी से बताओ बेटा। आसान हो गया, सोच के देखो। पिछला वाला लॉजिक अगर हम लगाएं, पिछला लॉजिक अगर लगा रहे हो बेटा, अगर आपने ध्यान से सुना है, तो अब आप इस पोल का आंसर बहुत इजीली सही बता सकते हो।
सर इस बार तो सही होना चाहिए, इस बार सही होगा अगर तुम समझ गए थे पिछला फंडा। तो बेटा इसका आंसर सी है, सी है इसका आंसर। शाबाश, 74% बच्चों ने बता दिया। अब तुम समझ गए यार। एक n बाय n मैट्रिक्स ले लूंगा सर, डायगोनल में सारे अलग अलग 1 2 3 4 5 n एलिमेंट्स ये हो गए, और एक बार तो जीरो को भी लूंगा सर, तो n+1 हो जाएगा। n+1 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हो जाएंगे। समझ गए ना? समझ गए, समझ गए। m की वैल्यू तो n+1 हो गई। अब हम p लिखेंगे। अब भाई जो समझदार व्यक्ति हैं, सॉरी p नहीं l लिखेंगे। l की वैल्यू लिख पाएंगे शायद, कोशिश करेंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ मैट्रिक्स में अलग अलग ज्यादा से ज्यादा कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं? समझ गए? जैसे 3x3 बना लो। 3x3 अगर मैं बना लूं सर, 1 2 3, ये ट्राइंगुलर मैट्रिक्स बना लिया एक, ऊपर के 0 अल्फा बीटा गामा, तो कितने अलग अलग एलिमेंट्स हो गए सर? 6 हो गए। यहां तो 3 तो ये हो गए और 3 ये हो गए। हाँ, यही काम है पिछले 15 मिनट बैठ के जो किया है वो दोबारा रिपीट करें, क्योंकि आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे थे। इसका एक ही उपचार है कि आप चुपचाप घर पे बैठ के जब इसका वीडियो पहुंच जाए दोबारा देख लिएगा, और तब कॉन्सेंट्रेट करके देखिएगा, तब समझ आएगा। ये सब कोई मजाक चीजें नहीं है बेटा, ब्रेन टीजर्स हैं, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग चीजें हैं, इसमें आपको दिमाग लगाना होगा तभी समझ आएगा। हाँ, इसमें 3 और 3 6 नहीं 7 एलिमेंट्स हैं। हाँ, अलग अलग 7 हैं, सही बोल रहे हो, क्योंकि सर आपने भी वही गलती कर दी। 3 तो ये अलग अलग हो गए, 3 ये अलग अलग हो गए, और एक बार तो 0 को भी लोगे, तो इसमें तो 7 थे। अब इसी को जरा जनरलाइज करो, इसी को जरा जनरलाइज करो बेटा, ध्यान से सोचो। अगर n बाय n होता तो अब तुम क्या कहते? सर n तो ये अलग अलग हो गए, ये वाले भी अलग अलग, n/2 ये अलग अलग हो गए, उनमें n जोड़ा, ये भी अलग अलग हो गए, और एक बार 0 को भी ले लिया सर, एक बार 0 को भी ले लिया। ये वैल्यू हो गई l की, ये वैल्यू हो गई l की। तो l भी निकाल लिया थोड़ा सा इन दोनों का। चलो सभी का एलसीएम ले लेता हूं। का वैल्यू तुम नहीं लेना चाहते एलसीएम, ऐसे ही छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है मुझे। में पुट कर दो। पहला वाला एल था, शायद तुम्हारी स्क्रीन पे दिख नहीं रहा है, एल एम और पी, पहला एल फिर एम फिर पी। इस इक्वेशन में तीनों को डाल देते हैं। डालो बेटा तीनों को, तीनों को डालेंगे। l+5, ये इक्वेशन क्या है? l+5, l की जगह ये डालेंगे n² + n+2/2 +5 इक्वल्स टू p की जगह n² - n/2 +2m, 2m, m की जगह ये। तो ये जो इक्वेशन बन गई, जल्दी से इसको सॉल्व कर दो बेटा। इसको सॉल्व करके n निकल कर आ जाएगा कुछ ना कुछ। जल्दी से आंसर बताइए चैट पे, क्या आएगा n? थोड़ा सिंप्लीफाई करें सर। हाँ, ये वाली टर्म, इस टर्म को लेफ्ट में ले आते हैं, तो n² + n+2/2 माइनस n² - n/2 +5 इज इक्वल टू 2n+2 हो गया। काटा पीटी करो इन दोनों में से। n+2 + n/2 +5 इज 2n+2, 2n+2/2। बस अब तो हो गया, ये तो रफ वक्त था, हटा देता हूं। तो हमारे पास आ गया 2n+2/2 इज इक्वल टू 2n-3। तो 2n+2 इक्वल टू 4n-6, तो 2n इक्वल टू 8, n की वैल्यू 4 बन गई बेटा। तो फाइनल आंसर हो गया 4/4, 4/4 मैट्रिक्स है ये। देख रहे हो कितना प्यारा क्वेश्चन था।
कहां से कहां कॉन्सेप्ट्स को मिक्स कर दिया इस क्वेश्चन में। एल, एम और पी की मदद से हमने इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करके ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बता दिया कि 4/4 होगा, 4/4 होगा भाई। बढ़िया क्वेश्चन था ये, प्योर प्रॉपर एडवांस टाइप का क्वेश्चन है। नंबर ऑफ जीरोस हमने काउंट करके, नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करके सॉल्व कर दिया। चलिए, तो ये हमने कुछ टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस कर लिया है, कुछ बेसिक टाइप बताएं। अभी सारे नहीं टाइप्स खत्म हुए, अभी आगे भी आएंगे थोड़े से टाइप्स। 2-3 लेक्चर के बाद फिर से कुछ और टाइप्स, कुछ और डेफिनेशंस भी आपको मैं बताऊंगा। ठीक है। हाँ सर, ये बोर्ड में भी आएगा? नहीं बेटा, ये बोर्ड में नहीं आएगा, ऐसे क्वेश्चन नहीं आने वाले आपके पास। नंबर ऑफ जीरोस और ये सब काउंटिंग वाले नहीं है। बोर्ड में क्या आएगा बेटा? अब हम शुरू कर रहे हैं अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। ये है आपका एनसीईआरटी में। तो स्टार्टिंग का पार्ट मैंने डिस्कस किया आज के लेक्चर में, वो कोई खास जेई बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, डेफिनेशन लर्न होनी चाहिए, वो बेसिक उतनी तो आपको बोर्ड्स में भी आएंगी काम। चलिए, तो अब अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, जैसे आप नॉर्मल अलजेब्रा पढ़ते हो ना यार, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, रियल नंबर्स के हम नॉर्मल नंबर a + b, 2 + 7, 2 × 7, ये सब हम पढ़ते थे स्केलर नंबर। अब हम मैट्रिसेस की पढ़ेंगे अलजेब्रा। सबसे पहले तो 4 चीजें पढ़ेंगे। इक्वालिटी की मैट्रिक्स इक्वल कब कहलाएंगे? एडिशन या सब्ट्रैक्शन। थर्ड है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स विद स्केलर, स्केलर नंबर 3, 4, 5 ऐसे कुछ नंबर, -10, इस नंबर से अगर एक मल्टीप्लाई करा मैट्रिक्स को तब क्या होगा। और फाइनली 2 मैट्रिक्स को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो जेई के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले 3 एनसीईआरटी के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट आने चाहिए, बिल्कुल बेसिक्स हैं। सर, एवरी स्क्वायर नल मैट्रिक्स ऑल्सो स्केलर मैट्रिक्स। यस, ट्रू। स्क्वायर नल मैट्रिक्स लगा दिया तो सभी कुछ है। फिर स्क्वायर नल मैट्रिक्स तो डायगोनल भी है, ट्रायंगुलर भी है, स्केलर भी है, बस आइडेंटिटी नहीं है, बाकी सब कुछ है। सही लिख रहे हो भाई तुम चैट पे। हाँ, पढ़ लिया मैंने, काफी तेजी से ऊपर गया था बट पढ़ लिया। सर, इक्वालिटी मत पढ़ाओ, एग्जिस्ट नहीं करती। अच्छा जी, धन्यवाद जी, नया चीज पता लगा है हमें कि इक्वालिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती। 2 मैट्रिसेस को इक्वल कब कहेंगे? चलिए हम पढ़ लेते हैं, आप मत पढ़िए। अगर आपको लगता है कि भाई एग्जिस्ट नहीं करती, तो देखो 2 मैट्रिक्स को इक्वल कब बोलेंगे? अगर मान लो सबसे पहले तो ABCD एक मैट्रिक्स और ये दूसरा मैट्रिक्स अगर तुम इक्वल रखना चाहते हो तो पहली बात तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। ठीक है, ये बेकार की उल्टी सीधी बात कोई नहीं कहेगा कि सर हमने ABCD को ऐसे रख दिया सर 1 3 5 7 8 8 7 5, नहीं, ये इक्वालिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती। अगर 2 मैट्रिक्स इक्वल रखना चाहते हो, पहली कंडीशन है उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए। ठीक है, तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में फर्स्टली देयर ऑर्डर मस्ट बी सेम, सेम होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा स्क्वायर ही हो, जो भी हो, बस इसके और इसके ऑर्डर सेम होने चाहिए। ये नहीं यहां 2/2 वहां 2/3 कुछ उल्टा सीधा लिख दिया, ऑर्डर सेम होने चाहिए। अगर उधर 2/3 है तो इधर भी 2/3 होगा। और फाइनली सेकंड, पहला स्टेप देयर ऑर्डर मस्ट बी सेम। सेकंड, corresponding elements must be same, मतलब पहली बात तो उनके ऑर्डर सेम रखोगे। अगर ऑर्डर सेम नहीं है आगे बात ही नहीं करोगे, कहोगे हम तुमसे नहीं बात करेंगे भाई, तुम्हारे ऑर्डर ही सेम नहीं है, तुम इक्वल हो ही नहीं सकते। और अगर ऑर्डर सेम आ गए तो बोलोगे कि ठीक है भाई, अब ऑर्डर सेम आ गए, चलो तुम A1 के बराबर हो जाओ। So A equal to, so if this is given, अगर ये मैट्रिक्स इसके बराबर है, so this would imply कि A1 है, B2 है, C3 है and D4 है। चारों के चारों करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होने चाहिए। ठीक है भाई, हाँ, ऐसा कुछ हो गया। कुछ भी लिख दो, कुछ भी लिख दो, 1 2 7 8 9 1, और ये इक्वल कर दिया अल्फा बीटा गामा LMN, तो ऑर्डर सेम है, बिल्कुल सेम है, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम करते जाइए। सारे के सारे होने चाहिए। हाँ, वैल्यू मत निकालो, ये नहीं कि AD - BC इक्वल रख दिए, नहीं, वो तो डिटर्मिनेंट इक्वल होते थे। वैसे मैट्रिक्स इक्वल रखने का मतलब उनके सारे के सारे आइडेंटिकल एलिमेंट्स होने चाहिए। हाँ, ये बोर्ड्स के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बता दिया है मैंने। इक्वालिटी अलजेब्रा पूरा का पूरा बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो अब इस पे जल्दी से एक सवाल कर लेते हैं। मान लो बोल रहे हैं कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ XYZ एंड A विच सेटिस्फाई द फॉलोइंग मैट्रिक्स इक्वेशन। ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स बराबर है। पहले तो ऑर्डर बराबर है, हाँ सर 2/2 2/2 है।
आगे कहानी बढ़ते हैं। तो x+1 0 होना चाहिए, x+1 0 होना चाहिए, 3y+x 7 होना चाहिए, 3y+x 7 होना चाहिए, z-1 3 होना चाहिए, 4a-6 2a होना चाहिए। तो यहां से x-1 आ गया और x-1 यहां पुट कर दो, यानी 3y की वैल्यू 8 हो गई, यानी y की वैल्यू 8/3। और यहां से z आ गया 4 और यहां से 2a काट दो, 2a आ गया 6, a हो गया 3। समझे? ऐसे निकाल लिया, देखो सारे के सारे निकल गए, सारे के सारे निकल गए। सर ये तो बहुत आसान है। बिल्कुल है ही भाई, मैंने तुम्हें बोला ही था आज का लेक्चर सबसे आसान होने वाला है। ऐसा लगेगा तुम्हें एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ रहे हो। ठीक है भाई। तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स के लिए दो स्टेटमेंट याद रखिए, पहला उनका ऑर्डर सेम होगा और उसके बाद उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम हो जाएंगे। चलिए एक और करते हैं, एक और करते हैं। वैल्यू ऑफ एक्स वाई फॉर विच द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। ए और बी कह रहे हैं इक्वल है, ए और बी मैट्रिक्स इक्वल हैं। ठीक है, तो ए क्या है सर? ए तो 2/2 है, बी भी 2/2 है। ठीक है सर, इसका मतलब ये भाई और ये भाई इक्वल, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर रखते जाता हूं। एंड 2y की वैल्यू y² + 2 हो गई, 0 की वैल्यू तो 0, इसको तो क्या ही रखूं, 0 0 है ही। एंड y² - 5y - 6 हो गया सर। ध्यान रखना सारी इक्वेशंस वैलिड होनी चाहिए, एंड लिख रहा हूं मैं बीच में, ये सब होने चाहिए। तो पहले से क्या आ जाएगा, x x कटेगा, x तो आ गया 2, x आ गया 2। इसमें क्या होगा सर, यहां तो क्या आएगा, ये y² - 2y + 2 = 0। ये तो सर डिस्क्रिमिनेंट ही नेगेटिव आ गया, इसका तो डी नेगेटिव आ गया, मतलब यहां से तो नो वैल्यू ऑफ y हो गई। y की कोई रियल वैल्यू नहीं आएगी क्योंकि दिख रहा है डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हुआ इस क्वाड्रेटिक का। और यहां से y² - 5y + 6 = 0, तो y - 2 y - 3, तो y की वैल्यू 2 और 3 हो गई। तो अब तुम क्या बोलोगे आंसर? आंसर कौन सा ऑप्शन टिक करोगे? अब ध्यान से बताओ। चलो पोल स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन क्या बोलता है कि चारों में से तुम्हें क्या लगता है कौन सा ऑप्शन होना चाहिए भाई? ये जो 4 ऑप्शन है इसमें से कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? केयरफुली टिक करना, देखो फिर गलती हो जाएगी, फिर बाद में बोलोगे कि सर धोखा हो गया हमारे साथ। हाँ जल्दी से बताइए। हाँ जी, तो भाई देखो आंसर जो इसका होगा वो क्या होगा, ध्यान से सुनेंगे बड़ा मजा आएगा। भाई x तो 2 आ गया, ठीक है, बट यहां से ये कह रहा है y कुछ आ ही नहीं रहा, और ये बोल रहा है कि भाई y 2 या 3 है। तो सर कौन सा लें अब, किसकी बात माने? भाई देखो हमें ऐसा y चाहिए जो सबको ट्रू करे। अगर तुम y को 2 या 3 कह रहे हो तो भाई ये दोनों एलिमेंट तो इक्वल ही नहीं हुए ना, तो मैट्रिक्स कैसे इक्वल हो जाएंगे? मैट्रिक्स अगर इक्वल है तो आपकी सारी इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए बेटा। एंड लिखा है ना, मतलब इंटरसेक्शन लोगे, y का कॉमन आंसर आ ही नहीं रहा। ये कह रहा है y 2 या 3 है, ये कह रहा है y है ही नहीं, तो कोई आंसर आ ही नहीं सकता, राइट? कोई y का आंसर नहीं आ सकता क्योंकि ऐसा कोई y नहीं है। अगर यहां से भी मान लो y 2 या 7 आ जाता तो y को 2 ले लेते हम, क्योंकि y2 दोनों के पास है। इंटरसेक्शन लेना होता है ऐसे में क्योंकि एंड लगा हुआ है। तो राइट नाउ इंटरसेक्शन इज 5 बिकॉज ये 5 है और ये 2 या 3 है, तो दोनों में कॉमन ढूंढूंगा तो 5 है, मतलब y की कोई वैल्यू नहीं है। तो x तो आ गया 2 एंड नो रियल वैल्यू ऑफ y, डी हो गया आंसर, डी हो गया आंसर। ठीक है जी, हाँ। तो ये बेसिकली सिंपल भाषा में ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हो ही नहीं सकते कभी, ये दोनों कभी हो ही नहीं सकते इक्वल। शाबाश, तो आई थिंक तुम समझ गए अब ये फंडा, समझ गए भाई तुम फंडा इक्वल कैसे रखना है। एनसीईआरटी में ऐसे भर भर के क्वेश्चन है, दो मैट्रिक इक्वल रख रख के आराम से कर लेना, हो जाएंगे बेटा, राइट? अब हम आ जाते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। जैसा एडिशन वैसा ही सब्ट्रैक्शन, बिल्कुल एडिशन में कोई और सब्ट्रैक्शन में फर्क नहीं है।
ठीक है, बहुत सिंपल है। देखो एडिशन भी बहुत सिंपल है, बिल्कुल वही। सबसे पहले दो मैट्रिक्स को हम ऐड तभी करेंगे अगर उनके सेम ऑर्डर होंगे। फिर से वही वाली बात, ऑर्डर अलग अलग नहीं होने चाहिए। और ऐड करेंगे कैसे? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़ दो। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं आपको दे देता हूं ABCDEF और इधर दे देता हूं 125 8 7 1। तो पहली बात तो ऑर्डर सेम है, ऑर्डर सेम है यानी ऐड कर सकता हूं, सब्ट्रैक्शन में भी सेम होगा। और कैसे ऐड होगा? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जोड़ते जाओ, A+1 B+2 C+5 D+8 E+7 F+1, ऐसा कुछ एडिशन के बाद बन जाएगा बेटा। बहुत ही आसान है यार, बहुत। जैसे इक्वल था वैसे ही एडिशन ऑफ मैट्रिसेस भी है, वैसे ही सब्ट्रैक्शन है। बीच में माइनस होता तो इन सबको सब्ट्रैक्ट कर देता, सबको सब्ट्रैक्ट कर देता। अब याद करो, याद करो। चलो तो एक बात बताता हूं, बहुत प्यारी सी बात पूछता हूं। चलो ABCD प्लस PQRS अगर ये है तो मैं इसको बिल्कुल ऐसा लिख सकता हूं, A+B B+Q C+R D+S। मैट्रिक्स में ये लिख सकता हूं। बट याद करो बेटा, डिटर्मिनेंट की एडिशन कैसे होती थी? अगर ये डिटर्मिनेंट होते, अब याद आएगा, देखते हैं कितने लोगों ने थ्योरी अच्छी तरह पढ़ी है। अगर ये मैट्रिक्स की जगह डिटर्मिनेंट्स होते तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता था? क्या मैं ऐसा लिख सकता था बेटा? जल्दी से बताइए, क्या ये डिटर्मिनेंट्स में मैं ऐसा लिख सकता था? हाँ, देखते हैं कितने लोगों ने थ्योरी पढ़ी है। यस का मतलब थम्स अप, हाँ सर लिख सकता हूं। नो का मतलब नहीं लिख सकता सर, नो का मतलब थम्स डाउन। यस और नो, इस वाले में तुम्हें बताना है कि ये ट्रू या फॉल्स है। बेसिकली यस या नो एक ही बात है। यस मतलब थम्स अप, नो मतलब थम्स डाउन। क्या ये वाली इक्वेशन डिटर्मिनेंट्स के लिए भी वैलिड है? देखते हैं, देखते हैं भाई। मैट्रिक्स के लिए तो वैलिड है, हाँ मैट्रिक्स के लिए तो एग्जाम्पल 2 वैलिड है, बट डिटर्मिनेंट्स में वैलिड है या नहीं है? जल्दी से बताओ। हम्म, तो बेटा आंसर देखते हैं इसका क्या है। पहले तुमने क्या दिया है? नो 74% बच्चों ने बोला है। वेरी गुड बेटा, तुमने थ्योरी अच्छी तरह पढ़ी है। डिटर्मिनेंट्स में ऐसे एडिशन नहीं होती, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट नहीं जुड़ते हैं, तो दिस इज नॉट इक्वल। ठीक है जी, ये इसके बराबर नहीं है। कैसे होती थी एडिशन? सर जब एक रो ही वेरिएबल हो रहा हो, एक कॉलम या एक रो फिक्स्ड हो, तभी हम दूसरी कॉलम या रो को ऐड कर सकते हैं। मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स में ऐसा होता था, मैट्रिक्स में कोई दिक्कत नहीं, आप करस्पॉन्डिंग सबको जोड़ डालो। ये बहुत मेजर डिफरेंस है बेटा मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में। क्या डिफरेंस है? मैट्रिक्स को सीधे सीधे तुम जोड़ दो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, डिटर्मिनेंट में कोई एक रो अगर सेम है तो दूसरे रो को तुम जोड़ सकते हो, ऐसा होता था। हाँ, ओनली वन रो या वन कॉलम नीडेड टू बी डिफरेंट। बिल्कुल ठीक बात बोली तुमने बेटा, आई होप ये बात याद है। चलिए तो अब हम आ जाते हैं जल्दी से एडिशन की प्रॉपर्टीज। मतलब ये तो बेकार की चीज है कि जैसे नॉर्मल नंबर्स की, रियल नंबर्स की अपनी एडिशन होती है ना कि भाई x + y = y + x, वैसे ही मैट्रिक्स में भी a + b और b + a सेम आएगा, जिसको हम बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव मतलब उल्टा पुल्टा कर सकते हैं, a + b और b + a सेम होता है। एसोसिएटिव लॉ कि a + b पहले निकाल लो फिर c जोड़ो, या b + c पहले निकालो ब्रैकेट इसमें लगाए a जोड़ लो, बात एक है। मतलब किसी को भी एसोसिएट कर सकते हो, a + b + c करो या a + b + c करो, एक ही बात होती है। और एडिटिव इनवर्स, अरे यार फालतू की बात है कि अगर a + b नल में, जैसे 5 का एडिटिव इनवर्स आपके स्केलर नंबर में क्या होता है? -5 होता है। 5 का एडिटिव इनवर्स क्या होता है? -5। 10 का क्या होता है? -10, क्योंकि उन दोनों को जोड़ के 0 मिल जाता है। वैसा ही कुछ मैट्रिक्स में है कि अगर a + b 0 मिल जाए, 0 मतलब नल मैट्रिक्स मिल जाए, तो b जो होगा बेसिकली माइनस टाइम्स a, उसका एडिटिव इनवर्स बोला जाएगा। एनसीईआरटी की छोटी छोटी बातें तुम्हें पता होनी चाहिए, क्योंकि वहां पे एक एक्सरसाइज में लिखा हुआ है ये सब। चलो अब आ जाते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज। इक्वालिटी देख ली हमने, एडिशन देख लिया, जैसे एडिशन वैसे ही सब्ट्रैक्शन। अब आ जाते हैं कि
मल्टीप्लीकेशन विद अ स्केलर, अगर हम मैट्रिक्स को एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, स्केलर क्या मतलब यही 2 3 4 5 मतलब नॉन मैट्रिक्स। यहां पे स्केलर मैं किसे बोलूंगा, वेक्टर स्केलर वो नहीं, स्केलर बोलूंगा जो नॉन मैट्रिक्स है उसे मैं स्केलर बोल दूंगा। जैसे 5 हो गया, 5 क्या हो गया, एक स्केलर नंबर हो गया। बट अगर ऐसे 5 लिख दिया तो वो मैट्रिक्स हो गया, या ये मैट्रिक्स हो गया कि भाई 5 2 7 1 ये मैट्रिक्स है, बट सिर्फ 5 लिखा है तो वो स्केलर हो जाएगा, राइट। हाँ, तो अब मान लीजिए आपके पास एक मैट्रिक्स है, ध्यान से सुनना भाई, ए बी सी डी 2x2 दे दिया मैंने। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि यार इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2a की वैल्यू क्या होगी। तो अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं बेटा मैट्रिक्स को, तो हर एक एलिमेंट 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। बस मैं ये बताना चाहता हूं, ये बताना चाहता हूं कि भाई अगर एक स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं मैट्रिक्स को, तो उसका हर एलिमेंट 2 से या उस स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। तो यही लिखा हुआ है, इफ अ मैट्रिक्स इज मल्टीप्लाइड बाय अ नॉन जीरो स्केलर k, देन ईच एलिमेंट गेट्स मल्टीप्लाइड विद k। हर एलिमेंट a से मल्टीप्लाई होगा, हर एक एलिमेंट, ठीक है। मान लीजिए a है 1 2 3 5 1 7 8 9 ऐसे, और तुमसे बोलूं कि 3 टाइम्स a क्या या माइनस a क्या हो जाएगा, तो -1 सबको मल्टीप्लाई कर दो, -1 -2 -3 -8 -5 -1 -7 -9, या कोई भी नंबर मल्टीप्लाई कर दो, पॉजिटिव नेगेटिव पूरे सब एलिमेंट्स में जाएगा। याद करो बेटा, याद करो वो दिन, कौन से दिन सर, ज्यादा पुराने नहीं हुए हैं अभी वो दिन। डिटर्मिनेंट्स में बताया था कि अगर एक डिटर्मिनेंट ए बी सी डी ई एफ या कुछ भी लिख लो, चलो ए बी सी डी लिख लो 2x2, और अगर अब मैं इसमें -d करना चाहता हूं तो क्या करूं, क्या करूं, हाँ सारे एलिमेंट को कर दूं माइनस, नहीं, तुम्हें पता है स्केलर के कोई भी मल्टीप्लाई होता है या 2d करना है अगर, तो आप सर किसी भी एक रो में करिए, बस सब में मत कर दीजिए। डिटर्मिनेंट्स में अगर स्केलर नंबर मल्टीप्लाई होता है तो या किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम में ही जाता है, बट मैट्रिक्स में हर एक एलिमेंट में जाता है। ये एक और बहुत मेजर डिफरेंस है मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में। हाँ, ये सब बता चुका हूं, ये सब बता चुका हूं। डिटर्मिनेंट्स में कि अगर एक स्केलर नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो एक ही रो में जाएगा या एक ही कॉलम, या उल्टा कि कॉमन लेना चाहते हो तो एक ही रो में से कॉमन आ जाएगा। बट मैट्रिक्स में अब कॉमन लेना है। मान लीजिए मैट्रिक्स में लिखा है ऐसा 3 6 9 12, ठीक है जी। मैट्रिक्स में क्या लिखा है 3 6 9 12, मैट्रिक्स है क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट्स बनाए हैं, तो अब जब सब में से कॉमन आ जाएगा तभी बाहर निकाल पाओगे। डिटर्मिनेंट में क्या होता था 2 फर्स्ट रो में से आ रहा है बाहर निकाल लो, बट मैट्रिक्स में क्या होगा 3 अगर सब में से कॉमन आ रहा है तभी आप उसको बाहर निकाल सकते हो। समझ गए, हाँ समझ गए भाई, हाँ समझ गए कि नहीं समझ गए, हाँ शाबाश बहुत बढ़िया। तो इस तरह से मैट्रिक्स को एक स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है। सिंपल भाषा में अगर स्केलर नंबर को मैट्रिक्स से कर रहे हो हर एक एलिमेंट के साथ कर दो मल्टीप्लाई, कॉमन ले रहे हो तो हर एक में से कॉमन लो, बट डिटर्मिनेंट में एक ही रो में कॉमन ले लो या एक ही रो में मल्टीप्लाई कर दो। चलो अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, सवाल लगाते हैं सब लोग जरा भाई करो इस क्वेश्चन को। पोल स्टार्ट कर रहा हूं मैं, चैट पे देख रहा हूं बहुत लव स्टोरियां चल रही हैं, लोग लगे पड़े हैं अपने आपस में, हैं पता नहीं 2 लड़के ही हैं शायद, मुझे तो लगता है एक फेक नाम बना के आ गया है। ऐसा बहुत होता है बेटा ऑनलाइन की दुनिया में, बच के रहना जरा। हाँ चलो पोल स्टार्ट करेंगे, पोल स्टार्ट करेंगे। सर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर होगा क्या? बिल्कुल होगा जी। सर मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में क्या रिलेशन है? भाई साहब पूरा चैप्टर में बीच बीच में बताए जा रहा हूं क्या क्या फर्क है। मैट्रिक्स बस अरेंजमेंट ऑफ नंबर है, और अगर वो स्क्वायर होगा तब उसका डिटर्मिनेंट भी वैल्यू होती है जो निकाली जा सकती है। बस इतनी सी बात याद रख लो, इतनी सी बात याद रख लो। चलिए ये बात तो आपकी हो गई है सारी। सर एनसीईआरटी डिस्कशन के वीडियो कब देखने हैं? एनसीईआरटी तो हो रही है, तो भाई जब कर लो एनसीईआरटी अटेम्प्ट और उसमें कोई डाउट रह जाए तो वो वीडियो में देख लेना, वो क्वेश्चंस ऐसे करनी है। सर अगर ऊपर नीचे दोनों जीरो हुए तो बता तो दिया ट्रायंगुलर होगा भाई।
सर बट ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होने के लिए लोअर प्लस अपर दोनों होने चाहिए, क्योंकि कुछ स्पेसिफाई तो है नहीं कि दोनों में से, नहीं सिर्फ ट्रायंगुलर लिखा है तो कोई सा भी एक होगा, दोनों का मतलब तो डायगोनल हो जाएगा ना भाई, दोनों अगर होगा तो उसका मतलब है डायगोनल। अगर सिर्फ लिख दिया मैंने ए इज अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स तो आप उसको कोई भी एक मानेंगे जी। सर पोल इज नॉट कमिंग, सर इट मीन जीरो मैट्रिक्स इज ऑल्सो डायगोनल। ये हो गई पुरानी बात, कहानी हमने कवर कर ली। मैं इसीलिए कहता हूं डाउट्स पहले मत पूछ लिया करो, पहले कॉन्सेप्ट तो होने दो पूरा। सर क्या यहां से फ्रेश स्टार्ट कर सकते हैं? जी हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, कर सकते हैं बेटा, बट ये मौके ज्यादा नहीं मिलेंगे। एक बार डिटर्मिनेंट से कर सकते थे स्टार्ट, उसके बाद एक बार अब मैट्रिसेस से कर सकते हो, फिर एक बार फंक्शंस आएगा वहां से भी कर सकोगे, उसके बाद ट्रेन छूट जाएगी भाई, उसके बाद हवाई जहाज जो है उड़ान भर देगा, फिर तुम्हें उस पे चढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। तो अभी भाई रनवे पर है जहाज, अभी चढ़ना है तो चढ़ लीजिए, नहीं तो बाद में पछताएंगे कि सर हमारी फ्लाइट मिस हो गई। समझ गए? फंक्शंस तक मौका है, उसके बाद जब लिमिट्स कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी से आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लगातार कैलकुलस बेटा चलेगा अपना, जो कि रिलेटेड चीजें हैं। सर लॉगरिथम का नया लेक्चर कब आएगा? बेटा मेरे हिसाब से तो डल गया है, आप देख लीजिए वहां पे, मुझे तो ये बताया गया है कि डल चुका है। सर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं? शाबाश अभिषेक मेरे भाई, ये अगर मैट्रिक्स लिखा है एक ABCD, ठीक है जी, ये एक मैट्रिक्स है, तो इसका डिटर्मिनेंट हो जाएगा, इस डंडी को सीधा कर दो बस, इसका सीधा कर दो डंडी को बस, और अब इसकी वैल्यू तो निकाल लो, AD माइनस BC, 2/2 है तो ऐसे निकल जाएगा भाई, ऐसे निकलता है मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। समझ गए? हाँ समझ गए सर। सर मॉड्यूल सॉल्यूशंस वीडियो प्लीज। अच्छा जी, पूरा मॉड्यूल सॉल्व करके आपके लिए भेज दें क्या? अच्छा ठीक है, मैं आज रात से ही लग जाता हूं पूरा मॉड्यूल सॉल्व करने पे। मैं नहीं कर पाऊंगा मेरे भाई बच्चों, आपके पास उसके सॉल्यूशन है, वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। सर आपके लेक्चर के लिए राजवंत सर का लेक्चर छोड़ दिया, क्यों भाई? ऐसी गलत गलत बात ना करें, क्योंकि तीनों सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, आप तीनों लेक्चर्स देखिए, और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों पढ़िए भाई। सर टेस्ट रिवीजन बेसिक्स का है या डिटर्मिनेंट्स का? डिटर्मिनेंट्स का जी। पता कैसे चलेगा अपर है या लोअर? कोई भी ले लो भाई। सर यहां से स्टार्ट कर सकते हैं जी। सर मैथ के लिए PYQ बुक लेनी चाहिए क्योंकि मैंने मॉड्यूल नहीं लिए हैं? बिल्कुल लेनी चाहिए भाई फिर तो। सर रिकैप में ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चन लाना जो आपने लेक्चर में पढ़ाया था। जी बिल्कुल सर, ओके केशव जी। सर क्या नल मैट्रिक्स भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है? कहानी पुरानी हो चुकी है, नल स्क्वायर मैट्रिक्स ट्रायंगुलर होगा, स्क्वायर लगाना जरूरी है। सर मॉड्यूल के एडवांस के क्वेश्चन करने हैं क्या? अगर एडवांस करना है तो करने हैं। टाइम टेबल सर फॉर स्कूल स्टूडेंट्स, स्कूल से आओ चुपचाप पढ़ो पूरे दिन, एक ही टाइम टेबल है बेटा तुम्हारा। अरे नहीं मजाक कर रहा हूं यार, बता दूंगा डिटेल में, टाइम टेबल बता दूंगा, डिटेल में भी बता दूंगा तुम्हें, डोंट वरी। हाँ सर मैट्रिक्स का ऑर्डर उसके टॉप पे ही क्यों लिखते हैं, बॉटम में क्यों नहीं? अरे मेरे भाई तू बॉटम में लिख ले यार, कैसे डाउट है यार ये, ऊपर लिख दे नीचे लिख दे। अब मैं नीचे लिखता कहते तुम नीचे ही क्यों लिखते हो यार, कहीं तो लिखूंगा। कमाल हो गया यार, कमाल ही हो गया। सर इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट? हाँ बिल्कुल बेटा बता दिया, ये लिखा हुआ है, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में सिर्फ एक ही रिलेशन है कि अगर मैट्रिक्स स्क्वायर होगा तो उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू भी निकाली जा सकती है, बस, और कुछ भी रिलेशन नहीं है, ठीक है। हाँ चलो भाई, अब हम आ जाते हैं सवाल पे। आई थिंक ये सवाल तो कर ही लिया होगा अब तक तुमने, जब तक कॉमेडी चल रही थी कि भाई x इंटू दिस मैट्रिक्स प्लस y इंटू दिस इज इक्वल टू दिस, x को अंदर टांग दो सर, क्योंकि x स्केलर है सारे एलिमेंट्स में चले जाएगा, ऐसा हो जाएगा। y को अंदर टांग दीजिए सर, 4y 3y और 10 और -5 हो जाएगा बेटा, राइट। स्केलर नंबर्स को अंदर ले गए, और अब एडिशन में क्या करोगे सर? ऑर्डर तो सेम है, ऑर्डर तो सेम है तो जोड़ दो सीधे सीधे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, -3x प्लस 4y, 4x प्लस 3y, ये हो गया मैट्रिक्स, और ये बराबर है 10 - 5 के। तो एडिशन लगा दी, देखो सब लग गए इसमें, स्केलर से मल्टीप्लीकेशन अंदर गया स्केलर, फिर एडिशन ऑफ मैट्रिक्स वो भी लग गया। अब दोनों मैट्रिक्स इक्वल रखने हैं तो सर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स यानी ये और ये इक्वल, तो -3x प्लस 4y इक्वल टू 10,
4x प्लस 3y इक्वल टू -5। दो लीनियर इक्वेशन, दो अननोन्स, जल्दी से सॉल्व कर लीजिए बेटा। कैसे करूंगा सर? इसको 4 से कर ले, इसको 3 से कर लो भाई, ताकि 4 तियां 12 और यहां भी 12, और दोनों को ऐड बचपन में किया था ना ऐसा 10th में एलिमिनेशन। 4 3 जा 12, 12 12 कट गया, 4 4 जा 16y और 3 3 जा 9y। राइट में 4 10 जा 40 -15, 1 और 2 को मैंने ऐड कर दिया, तो 25y इक्वल टू 25, y हो गया 1, y को 1 वापस ऊपर डाल दो। 4x प्लस 3 इक्वल टू -5, दूसरी इक्वेशन में डाल दिया, y को 1, तो 4x इक्वल टू -8, x इक्वल टू -2, तो -2 और 1 ए ऑप्शन बन गया हमारा, ए ऑप्शन बन गया बेटा। सर ये तो बहुत इजी है, आसान ही है बेटा, मैंने तुम्हें बोला ही था मैट्रिक्स का जो अलजेब्रा है वो आसान है। अब आ जाते हैं जो थोड़ा सा खतरनाक कह लीजिए, या ये खतरनाक तो नहीं कहना चाहिए, बट रिलेटिवली जितना अभी तक किया उससे हल्का सा समझने लायक चीज है। शुरू के 5 मिनट समझ लिए तो ये भी बड़ा आसान लगेगा, इसलिए भाई पेन और चैट बंद कर दीजिए, छोड़ दीजिए, और 5 मिनट केयरफुली सुन लीजिए। हाँ हाँ, ध्यान से। हेलो दिव्यांशी, अच्छा चलो ये तो आयुषी हैं, चलो ठीक है, मैं कुछ नहीं कहूंगा अब आगे समझ ही गए तुम। चलो भाई इधर देखो, इधर देखिए, बंद कर दीजिए, चैटिंग बंद कर लीजिए। हाँ सर, जेई क्वेश्चंस प्लीज मेरे भाई, जेई तक भी पहुंचेंगे, अभी क्यों घबरा रहे हो? कॉन्सेप्ट तो पकड़ लो पहले, आज लेक्चर है पहला डिटर्मिनेंट का, पहले बेसिक फंडे तो सीख जाओ। हाँ सर फास्ट, हाँ जी बिल्कुल फास्ट, हंस रहे हैं सारे ये दोनों ही लड़के थे, मुझे तो ऐसा लग रहा है ये दोनों लड़के थे हाँ चलो इधर देखो, मजाक मस्ती खत्म। मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, तो अब जैसे एडिशन बड़ा सिंपल था है ना, उतना सिंपल मल्टीप्लीकेशन नहीं है। इधर देखिए जरा, इधर देखिए जरा, क्या है मल्टीप्लीकेशन? तो पहले तो मल्टीप्लीकेशन कब कर सकते हैं, वही दो सवाल देखो, कब कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। चलो इधर देखो, बातें बंद करो, कब कर सकते हैं, कब और कैसे, कब और कैसे, समझ गए ना क्या है इसका मतलब? मतलब जैसे एडिशन हमने देखा था भाई, एडिशन हम कब कर सकते हैं, एडिशन हम कब कर सकते हैं जब उनका सेम ऑर्डर होता था, और कैसे कर सकते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जोड़ दो। मल्टीप्लीकेशन इतना इजी नहीं है, कब कर सकते हैं ध्यान से सुन लो भाई, देखो बाद में फिर तुम फंस जाओगे, अभी तुम मजे मजाक मस्ती मूड में आ गए हो। कब कर सकते हैं, तो कब कर सकते हैं अगर पहले का ऑर्डर m इंटू एन है, पहले का जरूरी नहीं है सेम ऑर्डर हो, पहली बात तो मल्टीप्लीकेशन के लिए कोई जरूरी नहीं है सेम ऑर्डर हो, राइट? पहले का m क्रॉस n हो a का, और जो b है उसका n क्रॉस p हो, तो आप a और b को मल्टीप्लाई कर सकते हो। कहने का मतलब ये है, तात्पर्य ये है भाई, है ना, समरी ये है कि अगर इसके पहले के जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं और दूसरे के नंबर ऑफ रोज हैं वो सेम है, इफ नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ A is same as number of rows of B, अगर A के रो कॉलम और B के रोज सेम है तब बेटा मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? ये दोनों अगर मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, और जो फाइनल ऑर्डर आएगा AB का वो इन दोनों को उड़ा दो, बस M क्रॉस P जो बचा वो आ जाएगा, समझे? तो कब कर सकते हैं, पहले मैं इस बात का आंसर कर रहा हूं, कैसे कर सकते हैं वो भी देखेंगे। सो एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लीजिए A मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 5 और B मैट्रिक्स है 5 क्रॉस 2, तो क्या ए बी मल्टीप्लाई हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं सर ए बी मल्टीप्लाई, क्योंकि ए का ऑर्डर है 3 क्रॉस 5, इसके कॉलम और अगले वाले के रो सेम है, ये 5 और ये 5 सेम है, ये दोनों उड़ जाएंगे, बचेगा ए बी का ऑर्डर, वो आएगा 3 क्रॉस 2। क्या ये बात समझ गए?
क्या ये बात समझ गए या नहीं समझे? देखो कि भाई इसके नंबर ऑफ कॉलम्स और इसके नंबर ऑफ रोज अगर बराबर हैं तो ए बी मल्टीप्लाई किए जा सकते हैं, और फाइनल ऑर्डर जो आएगा इन दोनों 5 को उड़ा के 3x2 आएगा तो वो ए बी का ऑर्डर हो जाएगा। समझ गए ना? बहुत ही आसान है। कब कर सकते हैं ये बता रहा हूं। तो अब इसका एक बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल और दे देता हूं। चलो मान लो ए एक मैट्रिक्स है 2x3, बी एक मैट्रिक्स है 3x2, तो क्या ए बी मल्टीप्लाई कर सकते हैं? जी हां कर सकते हैं सर, ए बी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2x3 इंटू 3x2, 3 हटेगा, 2x2 आ जाएगा ए बी का ऑर्डर। ए बी का ऑर्डर बेटा 2x2 आ जाएगा। क्या बी ए मल्टीप्लाई कर सकते हैं? अब ध्यान से सुनना भाई, यहां पर ए बी और बी ए बहुत अलग अलग चीज हो जाएगी भाई। 2 इंटू 3 और 3 इंटू 2 तो सेम होता था स्केलर नंबर्स में, एक्स वाई वाई एक्स सेम बात है, बट मैट्रिक्स में ऐसा नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट कि भाई ए बी की बात तो कर ली, अब बी ए अगर करना चाहते हो तो पहले बी को लिखो जरा। पहले बी मतलब 3x2 है ना जी, फिर ए को लिखो जरा 2x3। ये दोनों फिर से सेम आ गए तो सर इन दोनों को उड़ा दूंगा, बट क्या बचेगा इन दोनों को उड़ा के? 3 यानी बी ए का ऑर्डर 3x3 बनेगा। समझ गए भाई कि भाई ए बी का ऑर्डर अलग आया, बी ए का अलग, यानी ए बी और बी ए मैट्रिक्स ही अलग आ रहे हैं। तो ए ये है, बी ए है, तो ए बी भी डिफाइंड है, बी ए भी डिफाइंड है, बट दोनों के ऑर्डर ही अलग हैं, तो ऑब्वियसली मैट्रिक्स भी अलग आएंगे। इसकी बात कर लेते हैं जरा। थोड़ी देर पहले हमने ए लिया था 3/5, बी लिया था 5/2, तो ए बी का ऑर्डर 3x2 आ गया था। जरा बी ए की बात करते हैं, जरा बी ए की बात करते हैं। सर बी ए के लिए पहले बी लिखोगे 5/2, फिर ए लिखोगे 3/5। सर ये तो डिफाइन ही नहीं हो रहा, क्योंकि ये दोनों भाई बेचारे अलग अलग हो गए, ये दोनों अलग अलग हो गए, यानी इसमें तो बी ए डिफाइंड ही नहीं है। ऑल्दो ए बी डिफाइंड था, यहां पे बी ए इज नॉट डिफाइंड। तो एक बहुत प्यारी सी चीज हमने सीख ली कि अगर दो मैट्रिक्स दिए हैं ए और बी, अगर ए बी डिफाइंड है तो इट डज नॉट ऑलवेज मीन कि बी ए भी डिफाइंड होगा। हो सकता है ए बी और बी ए डिफाइंड ही ना हो, अलग बात। इक्वल होंगे तो भूल जाओ, डिफाइन होंगे या ना होंगे यही पहले तो बेचारों के लाले पड़े हुए हैं जिंदा रहने के भी। समझे? हाँ समझ गए कि नहीं समझे? कि हम जब भी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी और बी ए दो अलग प्राणी हैं, दो अलग अलग व्यक्ति हैं, उनके ये ध्यान रखना है हमें, और वो दोनों बेचारे डिफाइन है भी या नहीं ये भी हमें पता लगाना है पहले तो आई होप इस बात का आंसर मिल गया है कि कब हम मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब आ जाते हैं बेटा कि कैसे कर सकते हैं। चलिए कैसे कर सकते हैं, चलिए तो एक कोई भी ले लेता हूं यार, मान लो 2x3 ले लिया, एक मैट्रिक्स 2x3 ले लेता हूं, और बी ले लेता हूं 3x कुछ ही लेना पड़ेगा क्योंकि मल्टीप्लाई करना चाहते हो। मान लो 3x3 ले लेता हूं। चलो तो मैं अब तुम्हें यह सिखा रहा हूं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करते कैसे हैं। आ जाओ भाई, आ जाओ इधर, आ जाओ वापस। जो आशिक लोग हैं चैट से निकल के इधर देख लें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज चल रही है। बोर्ड में इसका सवाल 100% आएगा, जेई में भी 99%, 90% तो आएगा ही मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड कुछ ना कुछ। प्लीज क्वेश्चन दो जी। अभी देते हैं सर, आपकी बात हमने सुन ली, थैंक यू फॉर ऑर्डरिंग। आपका योर ऑर्डर हैज बीन प्लेस्ड एंड इट विल बी डिलीवर्ड इन 10 मिनट्स, है ना? वही तो है, उसमें भी ऐप में बस मैसेज डाल देते हो गया, इसमें भी बस मैसेज डाल दिया, जो मर्जी मन किया। कौन पूछ रहा है? हाँ इधर देखिए, तो ए को ले लिया भाई 2x3, ए को 2x3 मतलब 2 रो 3 कॉलम, मान लो ए बी सी डी ई एफ, ऐसा कुछ भी उठा के लिख लिया यार, क्या फर्क पड़ रहा है। हाँ और बी को ले लिया कोई भी 3x3 ले लेता हूं सर, एल एम एन अल्फा बीटा गामा एक्स वाई जेड, है ना? 3x3 लेना था, ए को 2x3 लेना था। तो अब जो फाइनल ए बी आएगा उसका ऑर्डर तो सर आप बता ही चुके हो, हमें ऑर्डर तो पता है। अब मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा? 3 जाएगा, ऑर्डर ए बी का क्या आने वाला है? 3 जाएगा, 2 आने वाला है ऑर्डर, ऑर्डर 2 आने वाला है। ध्यान से देखना भाई, पहले ए लिख लो, ए लिख लो, फिर इसमें बी लिख लो, एल एम एन अल्फा बीटा गामा एक्स वाई जेड। तो देखो जो बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा मैं तुम्हें, बहुत आसान तरीका बताऊंगा। देखो तुम्हें यहां पे एक 2x3 मैट्रिक्स मिलना है, 2 रो 3 कॉलम, मतलब ऐसा कुछ,
2 × 3। अब ध्यान से सुनना, पहला एलिमेंट क्या होता है, 1 1। समझना, ध्यान से समझना। अब देखो मजाक मस्ती का समय जा चुका है, अब ध्यान से 1 मिनट सुनेंगे। पहला एलिमेंट होता है 1 1, मतलब पहला रो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, बट पहला रो इसका लेना, पहला कॉलम इसका लेना। तो जो पहला एलिमेंट बनेगा A11, वो बनेगा इसके फर्स्ट रो से और इसके फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करके। तो AL प्लस A को L से मल्टीप्लाई, प्लस B को अल्फा से मल्टीप्लाई, प्लस C को X से मल्टीप्लाई, ऐसा। समझ गए? A11 11 होता है ना, A11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। फिर अगला क्या होता है सर, A12 होता है। ये तो थोड़ा सा जगह बचा लेता हूं क्योंकि राइट में बहुत जगह चाहिएगी। पहला हो गया AL प्लस B अल्फा प्लस CX, ये A11 हो गया। अगला क्या होता है बेटा, 1 2, मतलब A12 का क्या मतलब है, फर्स्ट रो ही रखेंगे सर, फर्स्ट रो ही रखेंगे और कॉलम सेकंड ले लेंगे। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम AM प्लस B बीटा प्लस CY। समझ गए कि नहीं समझे भाई? A11 का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम ले लेंगे, 1 3 आ जाएगा। A13 के लिए क्या करोगे, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम ले लेंगे सर। तो AN प्लस B गामा प्लस CZ, ये अपना A13 हो गया। समझ गए कि नहीं समझे? A11 A12 A13 हो चुका है। अब क्या आएगा, A21 आएगा। अगला एलिमेंट क्या आएगा बेटा, A21। तो सेकेंड रो, 21 का मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम ले लो। तो DL प्लस E अल्फा प्लस FX, राइट। अब फिर सेकेंड ले लो और सेकेंड थर्ड ले लो, बस तुम समझ गए। अब इस तरह से मल्टीप्लिकेशन काम करता है, बहुत ही सिंपल है। समझ गए? अगर एक बार में समझ गए तो बहुत आसान है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम सेकंड, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 3, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, तुम्हारा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तैयार हो गया है। एक और क्वेश्चन देके दे देता हूं तुम्हें ताकि तुम आसानी से समझ जाओ। मान लो 2 3 5 7 इंटू ABCD, मुझे ये मल्टीप्लाई करने हैं। 2 × 2 को 2 × 2 से ही मल्टीप्लाई कर रहा हूं। कर सकता हूं क्या? बिल्कुल कर सकता हूं, क्योंकि ये दोनों तो सेम ही है, हमें तो ये दोनों सेम चाहिए। फाइनल आउटकम इन दोनों 2 को हटा के भी एक 2 × 2 ही आने वाला है। तो क्या बन जाएगा जरा देखते हैं, जल्दी से देखो क्या बनेगा बेटा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 2A प्लस 3C, 2A प्लस 3C हो गया पहला एलिमेंट। 1 1, समझ गए? हाँ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर 1 2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2B प्लस 3D, 2B प्लस 3D, सेकंड फर्स्ट 5A 7C, सेकंड 5B 7D। बस ऐसे होता है भाई मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो दोनों बातों का जवाब दे दिया मैंने। कब होता है? ऐसे में होता है सर, जब ये और ये सेम हो तो ये दोनों उड़ के बचा हुआ ऑर्डर बच जाता है। और कैसे होता है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से शुरू करेंगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, फाइनली 2 by 2 मैट्रिक्स मेरा तैयार हो गया है इस बार। हाँ, हलवा है, हलवा ही है, आसानी है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, मुश्किल चीज नहीं है। चलो, तो अब एक छोटा सा सवाल, इफ A इज दिस मैट्रिक्स एंड A² इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी समझते हो ना, आज बताया था। तो A को पहले A² का क्या मतलब हो गया? A² का मतलब होता है A को A से ही मल्टीप्लाई करना है। तो x110 को वापस x110 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो A² निकल आएगा। A² जल्दी निकालता हूं, देखो। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम x इंटू x² प्लस 1 इंटू 1, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पहला एलिमेंट ये आ गया। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम लूंगा अब, x इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0। अब ऐसे ही बिल्कुल सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू x प्लस 0 इंटू 1 x,
प्लस 0, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0 1 हो गया। तो ये मेरा बेटा बन गया ए स्क्वायर मैट्रिक्स। थोड़ा सिंपल करके लिख लेता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 x(1), बट ए स्क्वायर को कह रहे हैं आइडेंटिटी। आज पढ़ा था ना आइडेंटिटी क्या होता है। आइडेंटिटी होता है सर जिसके डायगोनल 1 होते हैं बाकी 0 होते हैं। बट आपने 2/2 क्यों लिखा सर? क्योंकि बेटा ए स्क्वायर 2/2 आया है, अगर उसके बराबर है, आज पढ़ा था इक्वालिटी, दो मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं, पहले तो ऑर्डर ही सेम रखूंगा ना। तो क्योंकि ये 2/2 था तो मैंने आइडेंटिटी भी 2/2 ही बना दिया बेटा। बस अब क्या है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर कर दो, इसको इसके बराबर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 1, एक्स 0 के बराबर, एक्स 0 के बराबर 1 1 के बराबर तो होता ही है। इन सबको सॉल्व करके एक्स 0 ही आ रहा है, तीनों से एक्स 0 आ रहा है, इंटरसेक्शन मींस एक्स 0 आ जाएगा, एक्स 0 बेटा आ जाएगा। बहुत आसान, बहुत आसान। समझ गए कि नहीं समझे? हाँ चलो अगला एक सवाल अब ये तुम करके दिखाओगे। ए ये मैट्रिक्स है, ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस 3i की वैल्यू निकाल के बतानी है। पोल स्टार्ट कर रहा हूं, सभी लोग बेटा इसमें खुद से करेंगे। थोड़ा सा टाइम दे देता हूं, चलो थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं ज्यादा। स्टार्ट कर दिया है पोल, आप लोग जल्दी से इसका आंसर निकालें। करो जल्दी करो। पहले स्क्वायर निकालो, 2a निकालो, 3i निकालो, फिर ऐड वैड सब्ट्रैक्ट करो। जल्दी से आंसर निकालिए। चलो मैं भी स्टार्ट करता जाता हूं। ए स्क्वायर निकालेंगे पहले, 2 माइनस 1 1 2 को 2 माइनस 1 1 2 से फिर से मल्टीप्लाई, ए को ए से मल्टीप्लाई, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन लगा देते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब देखो ओरली 2 इंटू 2 माइनस 1 3, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो, थोड़ा सा ओरली भी कर सकते हो तुम, एक स्टेप स्किप करके, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -2 -2 -4, सेकेंड फर्स्ट 2 + 2 4, सेकेंड सेकेंड -1 + 4 दैट इज 3। ऐसा कुछ बेटा हो गया। ए स्क्वायर निकल आया। अब क्या निकालना है, 2a निकालना है। अगला अगला क्या निकालना है, 2a निकालना है सर। 2a, a को 2 से मल्टीप्लाई, सारे एलिमेंट्स 2 से मल्टीप्लाई होंगे, 4 -2 2 4 और -3i निकाल लेता हूं, है ना, क्योंकि मुझे ऐड करने में इजी होगा। पहले से ही माइनस को मल्टीप्लाई कर लेता हूं, क्योंकि आइडेंट 2/2 लूंगा तो -3 सभी से मल्टीप्लाई, ऐसा बन जाएगा -3i। और अब तीनों को जोड़ देता हूं। सर यहां तो सब्ट्रैक्ट करना था, मैंने पहले ही -3 लगा लिया ना, अब तो ऐड ही करना है। अब तो बेटा ऐड ही करना है, तो तीनों इक्वेशंस को ऐड कर लीजिए जल्दी से। मैट्रिक्स इक्वेशन ऐड कैसे होती हैं, तो ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस 3i की वैल्यू हो जाएगी, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जोड़ते जाइए, 3 4 -3, ऐड कर लो, 3 और -3 तो कट गए, 4 बच गया, -4 -2 -6 बन गया, 0 था इधर तो, 4 2 6 और 0 6 बन गया, 3 4 -3 4 बन गया बेटा। बहुत ही आसान हो गया। तो इस चीज की वैल्यू आ गई 4 - 6 6 4, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन बेटा आ गया, सी ऑप्शन आ गया भाई। देखो तुक्के मत मारो यार, तुक्के मत मारो। अच्छा एक बात तो सही है, कुछ कह रहे हैं कि सर ए भी तो सेम ही है। हाँ चलो, बेनिफिट ऑफ द डाउट मिल गया, ए और सी सेम है, तो भाई दोनों मिला के आ गए 50% लोग। बी वाले क्या कर रहे हैं यार, तुक्केबाज है, बी तो पक्का तुक्केबाज है यार, तुम पकड़े गए आज जहां 0 दिखता है सर हम तो 0 ही लगा देते हैं, है ना। हमने तो सर कुछ और नहीं सीखा, जहां 0 शून्य दिखा हमने तो शून्य लगा दिया सर। अरे भाई ऐसा ना करो, क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे हम तो सर, 0 देखते ही 0 टिक कर देते हैं।
ये 36% जनता ये है, पता नहीं इन्हें क्या जल्दी है। क्या मिल जाएगा बेटा, क्या मिल जाएगा ऐसा तुक्के मार के, ये बताओ। प्रोबेबिलिटी में तुम्हें करवाऊंगा कि तुक्के मार के जेई नहीं निकाला जा सकता, उसकी प्रोबेबिलिटी बड़ी कम आएगी, तुम्हें करवाऊंगा। देखना क्वेश्चंस करेंगे प्रोबेबिलिटी में ऐसे भी। तो तुम्हारे को लगता है ना शायद तुक्का मार के सर कुछ हो जाए, शायद हमारा कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं होगा भाई। ऐसा होना होता तो फिर जेई वाले इतने पागल थोड़ी हैं कि ऑब्जेक्टिव एग्जाम करके बैठ गए लोग, तुक्के मार मार के ही जेई क्लियर करते। क्यों पढ़ाई करते हैं इतनी। हाँ ऑप्शन सेम था, नहीं ए और सी वालों की बात नहीं कर रहा मैं, उनकी बात ठीक है, कुछ बी 36% लोगों ने बी टिक कर दिया था, जीरो ही कुछ भी, उनकी बात कर रहा हूं। चलो एक और करेंगे, एक और प्यारा सा सवाल करेंगे। अरे यार इसका तो आंसर ही लिख दिया। चलो शायद तुमने नहीं देखा हो, देख भी लिया तो कोई नहीं, अब आंसर पहले इसका निकालेंगे क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ए मैट्रिक्स एक दिया है, ए की पावर 2023 निकालनी है। ऐसे क्वेश्चन जेई में इतने आते हैं ना, मैट्रिक्स की हाई पावर्स, मैट्रिक्स की पावर दे देंगे 100 200 500 1000, फिर हम परेशान होते रहते हैं अरे ये क्या हो रहा है। तो बेटा देखो ऐसे में तुम्हें कुछ पैटर्न ऑब्जर्व करना है, पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। मतलब ए स्क्वायर निकालो पहले, 1011 को 1011 से ही मल्टीप्लाई करते हैं ताकि ए स्क्वायर निकले। ठीक है सर, ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, करो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1 0, सेकेंड फर्स्ट 1 इंटू 1 1 इंटू 1 2, सेकेंड सेकेंड 1। तो ए स्क्वायर में आया 1021, एक और निकाल लो ए क्यूब, फिर तुम्हें पैटर्न का पता लग जाएगा। ए क्यूब कैसे निकलेगा, बेसिकली ए स्क्वायर को फिर ए से मल्टीप्लाई कर दो। ए स्क्वायर तुम निकाल चुके हो, इसको वापस एक बार और ए से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है अब क्या होगा, फिर से वही फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, कितना हो गया सर 1 इंटू 1 0, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 इंटू 0 0 इंटू 1 0, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 3, सेकेंड सेकेंड 1। तो अब तुम देख पा रहे हो पैटर्न, अब तुम देख पा रहे हो भाई पैटर्न। देखो ए स्क्वायर में कुछ चेंज नहीं हुआ सर, 101 यहां 2 आ गया, बस ये वाला एलिमेंट बस चेंज हो रहा है, बाकी तीन 101 101 ही रह रहे हैं। ए क्यूब में 3 आ गया। तो सिमिलरली ए की पावर एन में इन जनरल मैं कह सकता हूं ये 101 तो सेम रहेंगे, और क्योंकि 3 में 3 आया है 2 में 2 आया है तो एन में यहां पर एन आ जाएगा सर, एन आ जाएगा राइट। तो बस ए की पावर हमें तो 2023 निकालनी है, तो 2023 में हो जाएगा 10 2023 1, खत्म। बी ऑप्शन, बी ऑप्शन बन गया आंसर। ऐसे कोई मुश्किल नहीं है, क्या ये मुश्किल है, नहीं सर मुश्किल तो नहीं है। चलो एक और देखते हैं, एक और देखते हैं बेटा। चलो एक बार मैट्रिक्स की थोड़ी प्रॉपर्टीज बता देता हूं, या फिर पहले प्रॉपर्टीज बता देता हूं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की। मतलब ये रटने वाली चीज है, एनसीईआरटी के लिए इंपॉर्टेंट है कि जैसे एडिशन की प्रॉपर्टीज बताई थी, मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी। पहली बात तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होती, ए बी और बी ए बराबर नहीं होते, बात तो मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं कि हो सकता है ए बी और बी ए डिफाइन ही ना हो, डिफाइन हो तब भी अलग अलग आ सकते हैं। हाँ ए बी और बी ए अलग आ सकते हैं बिल्कुल। सर एक बार जरा प्रूफ करके दिखा दो। देखो मान लो मैं तुम्हें ए दे देता हूं, कुछ भी लिख दिया यार 1 2 3 4, और बी दे दिया 3 6 1 8। यार छोटे नंबर दे देता हूं, मल्टीप्लाई करने में फालतू में मेहनत लगेगी। ए बी ए दे दिया, ठीक है 2/2 दे दिए हैं दोनों भी, तो ए बी भी डिफाइंड है, ए बी भी 2/2 आएगा, और बी ए भी तुम देख रहे हो 2/2 आएगा। बट फिर भी डिफरेंट आ सकते हैं, वो फिर भी डिफरेंट आ सकते हैं। मल्टीप्लाई करके देख लो, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं बेटा। ए बी क्या आ रहा है 1 2 3 4 3 6 1 0, ए बी का मतलब ये हो गया। करो जरा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम,
1 into 3 plus 2 into 1 5. First row second column 1 into 6 plus 2 into 0. Second first 9 3 3 9 plus 4 9 4 13. second 18. ये क्या आया बेटा? ए बी आया सर। ये अब जरा बी ए निकालता हूं, बी ए निकालता हूं। बी क्या हो जाएगा? 3 6 1 0। पहले बी लिखूंगा फिर ए लिखूंगा। बहुत प्यारी सी चीज होने वाली है, देखना। अब जरा बी ए निकालता हूं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 into 1 plus 6 into 3 6 3 18 plus 3 21। पहला एलिमेंट ही देख लो अलग आ गया, डिफरेंट आने वाला है, राइट। फर्स्ट सेकंड 3 2 6 plus 6 4 24 24 plus 6 30। सेकंड फर्स्ट 1 into 1 सेकंड 2। तो आप क्लियरली देख सकते हो ए बी और बी ए ही बेटा डिफरेंट आ गया। सो इन जनरल ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। ए बी और बी ए बेटा बराबर नहीं होते हैं इन जनरल। कभी कभी हो भी सकते हैं, किसी मैट्रिक्स के लिए आ जाए तो आ जाए, बट इन जनरल का क्या मतलब है? हमेशा बराबर नहीं आएंगे। कभी आ गए, किसी एग्जाम्पल के लिए आ गए, बट कभी कभी आ सकते हैं, बट हमेशा हम नहीं बोल देंगे कि आएगा। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होती, अगर डिफाइन है भी तब भी जरूरी नहीं है वो इक्वल हो। उसके बाद एक बहुत प्यारी सी चीज, अगर ए बी का प्रोडक्ट नल मैट्रिक्स आ जाए, देखो भाई ये जीरो नहीं है। अभी तक रियल नंबर में हमें आदत होती है कभी भी x इंटू वाई जीरो आ जाए, सो आइदर x जीरो और y जीरो, है ना। बट मैट्रिक्स में ये गलती मत करना कि अगर ए बी का प्रोडक्ट जीरो नहीं है, ये नल मैट्रिक्स है, तो आइदर ए नल और बी नल नहीं। तो नॉन जीरो मैट्रिसेस का भी प्रोडक्ट नल मैट्रिक्स आ सकता है। सर एग्जाम्पल एनसीईआरटी में तुम्हें दिख जाएगा, वहां पे बहुत एग्जाम्पल ऐसे दिए हुए हैं, जब करोगे तो इसको कभी भी नहीं करेंगे। अगर कभी भी ए बी नल है, इट डज नॉट इंप्लाई कि उनमें से कोई एक जीरो होगा, जैसे स्केलर नंबर में होता है, ऐसा नहीं होगा। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव मतलब कि ब्रैकेट कहीं भी लगा सकते हो। ध्यान से सुन लेना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि ए बी पहले मल्टीप्लाई करें फिर सी से कर लें, या ए को बी सी से कर लें, बात एक ही है, ठीक है। तो तुम ध्यान दो बेटा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ध्यान से देखिए, ऑर्डर चेंज नहीं करा है मैंने, एबीसी का ऑर्डर नहीं चेंज करा। मैंने बोला कि भाई ऑर्डर ऐसे ही है एबीसी, तो तुम ब्रैकेट किसी में भी लगा लो। एबीसी लिखा है, तुम ब्रैकेट चाहे ए बी में लगा लो, पहले ए बी को मल्टीप्लाई कर लो, या ब्रैकेट बीसी में लगा लो, कोई फर्क नहीं है। इसको लोग गलत इंटरप्रेट क्या कर लेते हैं, अच्छा ए बी इंटू सी फिर बराबर हो जाएगा सी इंटू बी ए के। नहीं, ये नहीं बोला मैंने, ये मैंने नहीं बोला है बेटा। मैंने एबीसी का ऑर्डर चेंज नहीं किया है। देखिए एबीसी ऑर्डर सेम रखते हुए ब्रैकेट हम किसी भी दो में लगा सकते हैं। ये है प्रॉपर्टी, ये है सी प्रॉपर्टी कि भाई ऑर्डर सेम रखते हुए हम ब्रैकेट किसी में भी लगा सकते हैं, अपनी मर्जी से ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते। एबीसी को बीसी बी ए कर दिया, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ए इंटू बी प्लस सी। ए इंटू बी प्लस सी मतलब डिस्ट्रीब्यूट में ब्रैकेट खोल सकते हो यार, ए बी प्लस ए सी की तरह। जैसे नॉर्मल नंबर्स में ब्रैकेट खोलते हो ना अपने, एक्स इंटू वाई प्लस जेड को लिख लेते हो एक्स वाई प्लस वाई एक्स जेड, बिल्कुल सेम चीज आप कर सकते हो। इसमें मैट्रिक्स में भी कर सकते हो, हाँ कर सकते हो, प्रोवाइडेड एबीसी आर कॉन्फॉर्मेबल। कॉन्फॉर्मेबल मतलब कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट कर रहा है। ये नहीं कि एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा फिर तुम कह रहे हो सर कहां हो खोल पाए। पहले मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करना चाहिए, तभी हम कर सकते हैं, ठीक है। हाँ चलिए, तो ये समरी हो गई इसी चीज की। पढ़ लो एक बार, जो सब चीजें बता दी मैंने। मल्टीप्लिकेशन ए बी एग्जिस्ट ओनली व्हेन नंबर इन कॉलम इन ए एंड नंबर ऑफ रो इन बी इज सेम, और ऑर्डर फाइनल एम इंटू पी आता है। ए एंड बी आर टू मैट्रिक्स। अगर ए बी बी ए बराबर आ जाएं, देखो मैंने तुम्हें एक बात बोली थी कि ए बी और बी ए इन जनरल बराबर नहीं आते, इन जनरल बराबर नहीं आते सर। बट कभी कभी किसी केस में अगर आ गए, मान लो अगर आ ही गए, ऐसे मैट्रिक्स दे दी ए और बी के ए बी बी ए सेम आ गया, क्योंकि इन जनरल तो इक्वल नहीं होता, बट किसी केस के लिए हो भी सकता है। तो ऐसे में आप क्या बोलोगे, दैट ए एंड बी आर सेड टू कम्यूट, या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्योंकि वैलिड है, तो ए बी कम्यूट। अगर लिख दें क्वेश्चन में इफ ए एंड बी कम्यूट, मतलब ए बी इक्वल टू बी ए देना चाहते हैं,
सिमिलरली इफ ए एंड बी एंटी कम्यूट लिख दें कभी क्वेश्चन में तो ए बी इक्वल टू माइनस बी ए हो जाएगा। समझ गए? हाँ, ए बी इक्वल्स टू माइनस बी ए हो जाएगा। अब एक और बड़ी मजेदार चीज बता रहा हूं तुम्हें। होता क्या है बेटा, जैसे तुम्हें एक बात पता है, रियल नंबर्स में हम x इंटू वन करते हैं, जब कभी भी x इंटू वन करते हैं तो क्या आता है सर, ये भी कोई बात हुई, 5 इंटू वन, 10 इंटू वन, सेम ही नंबर आ जाता है ना, x ही आ जाता है। वैसे ही इन मैट्रिक्स में किसी भी मैट्रिक्स A को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई कर देते हो तो सेम मैट्रिक्स आ जाता है। बहुत मजेदार प्रॉपर्टी है। तो आइडेंटिटी जैसे रियल नंबर में वन होता है ना, ऐसी आइडेंटिटी वन है हमारा यहाँ पे, समझ लो। आइडेंटिटी इज जस्ट लाइक वन, स्केलर नंबर का वन होता है, मैट्रिक्स का आइडेंटिटी होता है। करके देख लो, कोई भी मैट्रिक्स उठा लो, ABCD, मान लो 2x2 ले लिया, आइडेंटिटी भी 2x2 ले लो, करके देख लो, करके देख लेना भाई, तुम्हारा मैट्रिक्स सेम यही बन जाएगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करोगे तुम्हारा वापस से सेम मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है? हाँ, आइडेंटिटी का स्क्वायर, वन का स्क्वायर क्या होता है, नॉर्मल नंबर वन होता है ना, आइडेंटिटी का स्क्वायर भी तुम करके देख लेना, आइडेंटिटी आएगा। आइडेंटिटी का क्यूब करके आई, तो आइडेंटिटी इज जस्ट लाइक वन। मैट्रिक्स में आइडेंटिटी का वो काम है जो अपने स्केलर नंबर्स में वन का काम होता है। समझ गए? तो जब भी तुम्हें वन की आवश्यकता पड़े तुम किसको याद करोगे? तुम याद करना बेटा आइडेंटिटी मैट्रिक्स को। ठीक है? तो चलिए प्रॉपर ये जो मल्टीप्लिकेशन है इस पे अभी हम और कंटिन्यू करेंगे अपना डिस्कशन। अभी तो हमने स्टार्ट किया है, इसका डिस्कशन हम और अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। हाँ ठीक है, चलो एक ये सवाल होमवर्क के लिए दे रहा हूं, इसी साल का जेईई मेन का है, सीधे सीधे मल्टीप्लिकेशन पर ही आया था, ट्राई करिएगा आपसे हो जाए तो, बाकी हम कल के लेक्चर में आगे करेंगे। ठीक है? चलिए, तो होमवर्क में क्या करोगे, समरी मैं नहीं दे रहा हूं क्योंकि आज हमने बहुत ज्यादा कुछ कॉन्सेप्ट तो किया नहीं है, सिंपल सिंपल ही थे, कल के लेक्चर में दूंगा। तो कल कंटिन्यू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे और डीपीपी नंबर 1 आप अटेम्प्ट कर लेना अगर समय मिल जाए आज तो, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस हैं, या तो कल मैं करवा दूं मल्टीप्लिकेशन और क्वेश्चन, उसके बाद कर लेना, जैसे तुम्हारा मन, थोड़ी बहुत कर लेना अगर समय हो, क्योंकि कल क्लास है अपनी। हाँ कल बेटा क्लास है, डीपीपी करेंगे हम और एनसीईआरटी का होमवर्क फिर मैं कल ही दूंगा तुम्हें। ठीक है ना? चलिए, तो भाई ये हो गया है हमारा आज जेई टारगेट, जेई 2024 होना चाहिए भाई, तुम तो लक्ष्य वाले हो ना, ये अर्जुना वालों का छप गया है तुम्हारे लिए बेटा मैसेज जो है, जेई 2024 है टारगेट, है ना? स्टोरी, हाँ स्टोरी की तो बात यार मुझे याद आ गई, फ्राइडे मैंने तुम्हें प्रॉमिस तो किया था देखो, बट आज टाइम हमारा ओवर हो गया है। और सही बताऊं तो यार मैं भी थका हुआ हूं, बिकॉज मेरी अभी बैक टू बैक 2 क्लासेस थी, 4 बजे से नॉन स्टॉप बोल रहा हूं। अब तुम कहोगे सर आप हमेशा यही कहते हो कि कल बनाऊंगा, बट कल डेफिनेटली बेटा, कल सैटरडे है, कल एक ही क्लास है तुम्हारे साथ, उसमें डेफिनेटली कल करेंगे। और कल हमारा, आज हमारे कॉन्सेप्ट भी देखो थोड़े कवर हो गए, राइट? तो कल क्वेश्चंस करने हैं, कल टाइम हमें काफ़ी मिलेगा। बट एक बार फिर से मेरी तरफ से तुम बच्चों को बेटा सॉरी, आज की जगह कल करते हैं, बिकॉज थोड़ा सा आज मैं ज़्यादा टायर्ड हूँ, बिकॉज बैक टू बैक जब से बोल ही रहा हूँ, तो कल बढ़िया तरीके से फिर लंबी स्टोरी सुनाऊंगा आज, वरना छोटी सी बता दूंगा, क्या फायदा होगा, है ना? हाँ कल पक्का, कल पक्का। कुछ लोग कह रहे हैं नो प्रॉब्लम सर, कैम हो गया सर, कल 200%, 100 नहीं 200%। हाँ बीच में ही, लेक्चर के बीच में ही, नो प्रॉब्लम सर। चलो बढ़िया है, तुम लोग समझते हो, अच्छी बात है, क्योंकि बेटा काफ़ी पेन हो रहा है मेरे लेग्स में भी आज सुबह से, आई डोंट नो व्हाई। कल पक्का, ठीक है? चलिए, तो बच्चों जाने का समय आ गया है, तुम्हारे मैसेजेस देख रहा हूँ मैं, फाइनली बहुत बढ़िया बढ़िया मैसेजेस कर रहे हो, बहुत अच्छा लगता है बेटा जब आप इस तरह से प्यार करते हैं, प्यार देते हैं, बहुत मोटिवेशन मिलता है अंदर से। और बच्चों तुम्हें भी इसी तरह मोटिवेट रहना है और अपनी पढ़ाई करते रहना है। याद रखिएगा हफ्ते का जो टारगेट बनाया था वो पूरा करना है भाई, हफ्ते का एंड आ रहा है तुम्हारा, याद है ना? हम हर मंडे डिस्कस करते हैं कि हमने क्या टारगेट रखा है, और हर संडे तक हमें उसे अचीव करने की पूरी कोशिश करनी है, राइट? सैटरडे संडे मिलेगा, उसमें आप कर लीजिएगा, कुछ बैकलॉग अपने को नहीं रखना है, कोशिश करनी है कि कम से कम बैकलॉग रहे अगले हफ्ते के लिए। तो कल मिलते हैं बेटा, मल्टीप्लिकेशन वाली चीजें और कंटिन्यू करेंगे, आगे मैट्रिसेस में बढ़िया बढ़िया चीजें करेंगे। आज तो थोड़ा सा
कम इंटरेस्टिंग पार्ट था, एक एलो एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन, बेसिक्स ही थे। कल हम इसको अब हाई लेवल पे थोड़ा सा लेके जाएंगे और PYQs पर भी पहुंचेंगे। ठीक है, हाँ चलो तो बच्चों मिलते हैं हम कल। आई होप आप लोगों ने आज का सेशन एंजॉय किया। जो चीजें हैं नोट्स बना लीजिएगा, DPP कर लीजिएगा, फिर हम लोग कल के लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे। टिल देन टेक केयर बच्चों, गुड नाइट एंड लव यू ऑल। कल मिलते हैं।